तो 9 से 6 एंड 3 बने। फिर 6 एंड 3 से उन्होंने अपने सबोर्डिनेट नंबर जनरेट किए। 1 और 2 को 3 कंट्रोल करता है, 4 5 को 6 कंट्रोल करता है, 7 8 को 9 कंट्रोल करता है। इस तरीके से जो कंट्रोलिंग नंबर्स हैं वो 3 6 9 है। और ऑस्पिशियस नंबर भी है। अगर किसी बच्चे के ग्रिड में, अगर किसी व्यक्ति के ग्रिड में इफ अ पर्सन इज हैविंग 3 6 एंड 9 इन द ग्रिड, तो उस आदमी को आप ये समझे कि उसके दोनों कंधों पे एंजल्स आके बैठ गए। फिर आप उस आदमी को बहुत सारी चीजों से दिक्कत नहीं होती है। तो किसी के ग्रिड में भी जब आप एडवांस न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, तो ये याद रखना है कि बंदे के ग्रिड में 3 6 9 लेके आना है कैसे भी। फाइन। बाकी आपके ये टोटल 9 नंबर हो गए जिनको हमने सत रज और तम में कल डिवाइड किया था। जो लोग नए हैं वो लोग एक बार देख लेंगे इसका कल का रिकॉर्डिंग। कल इसको डिटेल में कवर किया था। तो हमने पहले जीरो की बात की थी कल की क्लास में, व्हेन देयर वाज नो मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी एंड द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस डिडंट प्रिवेल इटसेल्फ एट दैट स्टेज। फिर हमने देखा कि कैसे 0 से 9 की फॉर्म में उस एनर्जी ने, कॉन्शियसनेस ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। फिर उस 9 ने अपने आप को सत रज और तम 3 6 एंड 9 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। फिर जब यूनिवर्स बन गया तो इस कायनात को, इस क्रिएशन को, इस सृष्टि को बनाने के लिए 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स का नेचर ने एक प्लान बनाया। एंड द एलिमेंट्स वाज, सबसे पहले आकाश, आकाश से फिर निकली वायु, वायु से निकली अग्नि, अग्नि से निकला जल और जल से निकली पृथ्वी। So the sequence of element creation was the space, ether, whatever you call it, then air, then fire, then water, and then earth. इस तरीके से 5 एलिमेंट एग्जिस्टेंस में आ गए। और नंबर में हम चल रहे हैं 1 3 5 एंड देन 7। 7 जो है वो यूनिवर्स का बड़ा ऑस्पिशियस नंबर है। 7 स्काई वी यूज टू नरेट इन मैनी स्टोरीज। देन आप 7 रागाज है ना, 7 सुरों की बात हम करते हैं, 7 प्लैनेट्स की बात करते हैं, 7 कलर्स की बात करते हैं, 7 बॉडी चक्राज की बात करते हैं। आप देखिए जो हम आंखों से देखते हैं, अगर हम बात करें एक सेंस की, विजुअल सेंस, तो 7 कलर्स हैं। कानों से जो हम सुनते हैं वो हमारे 7 रागाज हैं। जो हम टंग से टेस्ट करते हैं, अभी आज की तारीख में हम 6 टेस्ट बोलते हैं, पर वो 7 ही होंगे अल्टीमेटली। और जो स्मेल्स, जो एक हमारी सूंघने की, जो घ्राण की इंद्री है, जो नेसल हमारी स्मेल की सेंस है, वहां पे भी फंडामेंटली 7 फ्लेवर ही आएंगे। बाकी सारी जो स्मेल्स है वो वहां से फ्रेग्रेंस जनरेट की गई हैं। तो नेचर जो है उसकी जो डिकोडिंग है उसमें 7 का बड़ा इंपॉर्टेंस है। 7 बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है ना। लोग 007 के लिए, खासतौर से व्हीकल का नंबर लेने के लिए, लोग बड़े पैसे खर्च कर देते हैं। देन 7 इज डेफिनेटली वेरी गुड नंबर। आप देखिए कि सन की जो बीम है, जो वो आती है, यू कैन कन्वर्ट इनटू द 7 कलर, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, है ना। ऐसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, जिसको आप बोलते हो मूलाधार चक्र, देन सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्स चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड द क्राउन चक्र। हिंदी में बात करें, संस्कृत में बात करें, तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। वैसे तो ये चक्राज 114 होते हैं बॉडी में, मगर जब आप मेन चक्राज की बात करते हैं तो वो 10 रह जाते हैं। बट फिर आप बहुत ही कोर्स सेटिंग पे अगर आओ, फाइनर ट्यूनिंग पे ना जाओ, तो वो फिर 7 रह जाते हैं। तो ये 7 चक्राज है जिनसे हमारी प्राणिक बॉडी कंट्रोल होती है, और बाकी की सारी बॉडीज कंट्रोल होती है। फिजिकल बॉडी में चक्राज नहीं होते। अगर आप स्कैन करेंगे या डॉक्टर इनको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आपके प्राणिक बॉडीज में होते हैं। 72,000 नाड़ीज होती हैं और
114 चक्राज होते हैं। तो ये 7 जो है ये मेजर चक्राज है। इसी तरीके से 7 प्लैनेट्स हैं आपके, है ना। सन इज देयर, मून इज देयर, जुपिटर इज देयर, मरकरी इज देयर, देन वीनस इज देयर, सैटर्न इज देयर एंड मार्स इज देयर। सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि और मंगल, ये आपके 7 प्लेनेट हो गए। तो एस्ट्रोनॉमी में जैसे कल हम बात कर रहे थे, प्रशांत जी ने सवाल पूछा था, तो ये इनमें से कुछ प्लैनेट्स के दायरे में नहीं आते। मगर जब दिन में सन आपको नरिशमेंट देता है, लाइट देता है, और रात में मून आपको रास्ता दिखाता है, शीतलता देता है, तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन ग्रह है, कौन उपग्रह है, कौन एक स्टार है, कौन प्लेनेट है, कौन सैटेलाइट है। इसका आपको फर्क नहीं पड़ता। ये सारे के सारे जो सोलर सिस्टम में आपके जो प्लैनेट्स हैं, उनकी वेवलेंथ हमारे पास तक पहुंचती है। सन की डायरेक्ट पहुंचती है, मून की इनडायरेक्ट पहुंचती है, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी और इनडायरेक्ट पहुंचती है। इसके अलावा नक्षत्र जो हमारे स्टार्स हैं उनकी भी पहुंचती है। यूनिवर्स में जो भी जहां भी है, कितनी भी दूर है, इफ समथिंग इज 100 करोड़ लाइट ईयर अवे, तो उसके भी वाइब्रेशन यहाँ पे पहुंचते हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं, वो चीजें जो सोलर सिस्टम के बाहर है, उनकी वाइब्रेशन कम पहुंचती है, इनडायरेक्ट पहुंचती है। मगर ये जितने प्लैनेट्स हैं, जैसे मान लिया जुपिटर है, तो जुपिटर पे सन की लाइट पड़ेगी तो उसका एक पार्ट यहाँ पे जरूर आएगा। तो इस तरीके से इस प्लेनेट पे जो हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी पे, अर्थ पे रह रहे हैं, तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स हमारी लाइफ को किसी ना किसी रूप में जरूर अफेक्ट करते हैं। और इन सारे प्लैनेट्स को, सारे सारे सोलर सिस्टम को अगर आप देखो कि एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन को भी एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो उसके लिए राहु और केतु, जो दो केस कॉस्मिक कनेक्शंस आ रहे हैं, जिन्हें हम मिस्टेकिंगली मून की नोड्स समझते हैं, जो कहा भी गया है, पर वो इतनी छोटी कहानी नहीं है। ये दो कॉस्मिक बैटरी के तार आ रहे हैं, राहु और केतु, जिस पूरे सोलर सिस्टम को लाइट देता है। तो ये हो गए आपके 3 और 3 6 और एक 7, 7 तो आपके प्लैनेट्स हो गए। और 2 प्लैनेट छाया ग्रह जिनको बोला गया है। छाया ग्रह मीन्स सॉफ्ट प्लैनेट्स, जो आपके हार्डवेयर में एग्जिस्ट नहीं करते मगर सॉफ्टवेयर में है। तो इस तरीके से आपके टोटल 9 प्लैनेट्स हो जाते हैं। अब इन 9 प्लैनेट्स को हम अपने जो 9 नंबर्स हैं, 1 to 9, उनके कॉरस्पॉन्डेंस देखते हैं। कल हमने बताया था कि 1 से सन देखते हैं, 2 से मून देखते हैं, 3 से जुपिटर देखते हैं, 4 से राहु देखते हैं, 5 से मरकरी देखते हैं, 6 से वीनस देखते हैं, 7 से केतु देखते हैं, 8 से सैटर्न देखते हैं, 9 से मार्स देखते हैं। वी ऑल नो दिस स्टोरी। अब हम देखेंगे कि जो नंबर्स हैं 1 to 9 हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है नंबर, यूनिवर्स तो पूरा नंबर से बना है, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स आर द नंबर्स। मगर हमें हमारी लाइफ में नंबर्स कहाँ से आते हैं? हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है, हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। डेट ऑफ बर्थ से हमारे नंबर आते हैं। और हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो रैंडमली हम पैदा हो गए दुनिया में और आ गई। हम जो एनर्जीज लेके आते हैं अपने अंदर, जब तक वो एनर्जी, वो डेट नहीं आएगी ना, तब तक हम पैदा ही नहीं हो सकते। हम जिस एनर्जी के साथ, नेचर के साथ जो कॉन्टेक्ट साइन करके आए हैं, वहां से जो पेंडिंग कर्माज लेके आए हैं, जो डिजायर्स लेके आए हैं, या जो मिशन लेके आए हैं लाइफ का, धर्म अर्थ काम मोक्ष में, उसी हिसाब से यहाँ प्लेनेट पे आने से पहले हम एंजल्स के साथ बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन कौन से एट्रीब्यूट लेके जाएंगे, हमारा एलिमेंट क्या होगा। हमारा बेसिक एलिमेंट अर्थ होगा, वाटर होगा, एयर होगा, फायर होगा। वो सारी चीजें हम डिसाइड करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि हम किस डेट को जाके पैदा होंगे। डेट ऑफ बर्थ देखने में रैंडम लगती है, ऐसा लगता है जैसे नेचर ने हमको दे दी है, मगर ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है बैक एंड पे। ये कहीं ना कहीं हमने सेलेक्ट की है। ये अलग बात है कि आज की तारीख में हमें पता नहीं है। तो ये नंबर्स है हमारे, हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर हैं। ये ऐसे नंबर हैं जो लाइफ में आप कभी चेंज नहीं कर सकते। ये एक बार आपको मिल गए तो ये आपके बेसिक इंक्लिनेशंस, बेसिक डिजायर्स, कॉलिंग, पाथ ऑफ द लाइफ, सारी चीजें बताते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हमारी लाइफ में आ गए डेट ऑफ बर्थ से। वहीं से हम CNDN, भाग्यांक और मूलांक निकालते हैं। फिर ना सनसाइन एक हमारा इंपॉर्टेंट नंबर होता है। वैसे तो मून साइन, जुपिटर साइन, सारे ही साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर सन साइन को कुछ मायनों में इंपॉर्टेंस दी गई है। वो इसलिए क्योंकि ओवर द इयर्स
कुंडली के 12 घरों में, 12 भावों में सन एक महीने के लिए रहता है, और सारी एक्टिविटीज प्लेनेट पे सन से सिंक्रोनाइज्ड है। तो मून साइन जो वैदिक में इंपॉर्टेंट है, उसको कंसिडर करना इतना आसान नहीं है, और वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ऑल ओवर द ग्लोब हमने कॉमनली सन साइन को एक वैल्यू दी है। उस एक महीने के लिए जो भी व्यक्ति उस डेट में पैदा होते हैं, जैसे मेष राशि में जो पैदा हुआ मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, ऐसे करके, तो हमारा सबका एक सन साइन होता है ना। जो लोग आप न्यूज़पेपर में देखते हो ना, अपना राशिफल देखते हो, अपना फ्यूचर देखते हो, आज का दिन कैसा रहेगा, और बेसिकली सन साइन के बेस पे होता है। तो सन साइन को हम न्यूमरोलॉजी में एक एस्केप की तरह यूज करते हैं। मतलब जब डेट ऑफ बर्थ से कुछ भी नहीं बन पा रहा है, हमारा नाम नहीं बन पा रहा है, हमारी घर का नंबर, या कोई चीज, कोई प्रॉब्लम है, कंपनी हमको स्टार्ट करनी है प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी में, या कोई भी चीज हो रही है और वो हमारे नंबर के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रही है। इवन अगर जब हम बिजनेस पार्टनरशिप कॉम्पेटिबिलिटी देखते हैं, या मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी देखते हैं, और हम ये देख पा रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं हो रही है, तो वहां पे भी हम कई बार सन साइन का सहारा लेते हैं। तो सन साइन इज एन एस्केप एंड द न्यू थिंग इन द न्यूमरोलॉजी। तो सन साइन से एक नंबर आएगा। फिर कुआ नंबर होता है। कुआ नंबर से कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो हम देखते हैं। वैसे तो ये चाइना का है कुआ नंबर, बट कहीं ना कहीं कुआ नंबर का फर्क पड़ता है, स्पेशली इस चीज में कि हमारे लिए ऑस्पिशियस क्या है और इन ऑस्पिशियस क्या है। तो डायरेक्शंस की स्पेशली हम बात करते हैं कुआं नंबर से, कि कुआं नंबर के हिसाब से आपके लिए फेवरेबल डायरेक्शंस कौन सी होंगी आपके घर में। तो वहां पे आपका कुआं नंबर काम आता है। इसके अलावा कुआं नंबर का बहुत ज्यादा यूज है नहीं, मगर फिर भी एक नंबर है। रनिंग ईयर की अगर बात करें, रनिंग ईयर क्या होता है? रनिंग ईयर होता है कि आपकी जो एज है उसमें पहला डिजिट क्या है। सपोज मेरी एज 42 है, तो पहला डिजिट 4 हो गया, तो दैट इज माई रनिंग ईयर। नाउ इफ समवन इज ऑफ एज 51, तो उसका रनिंग ईयर 5। रनिंग ईयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि 50 से लेके और 59 तक इस आदमी की लाइफ में 5555 10 साल के लिए आएगा, तो उसे रनिंग ईयर बोलते हैं। दैट नंबर बिकम्स इम्पोर्टेंट इन द लाइफ फॉर 10 years ऑफ एनीबॉडी। मान लीजिए किसी की जो एज है वो 2020 है, तो उसका रनिंग ईयर हो गया 2, और ये अगले 10 साल तक चलेगा। जो सेकंड डिजिट है 20, 21, 22, 23, ये हर साल बदल रहा है, क्योंकि ये 365 दिन के लिए आ रहा है, तो इसकी एनर्जी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी नहीं, इसलिए हम उसे नहीं लेते। 10 साल के लिए रनिंग ईयर आता है तो उसको लेते हैं। एक नंबर कहाँ से आता है हमारी लाइफ में? रनिंग ईयर से आता है। फिर क्या है? हमारे नेम से एक नंबर आता है, कि जो हमारा नाम है उसे हम डिफरेंट डिफरेंट, जो मार्केट में आपके पाइथागोरियन है, कैल्डियन है, जिसे चैल्डियन भी बोलते हो आप लोग, वहां से अपना नंबर नेम हम कैलकुलेट करते हैं, वहां से एक नंबर आता है हमारी लाइफ में। फोन नंबर से हमारी लाइफ में एक नंबर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जिस एरा में हैं, जिस टाइम में हम लोग हैं, मोबाइल इज अ काइंड ऑफ थिंग जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। हम सो जाते हैं, हमारे आसपास होता है, हम सो के उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, सोने से पहले लास्ट टाइम मोबाइल देखते हैं, ये हमारे पास हर टाइम रहता है। तो वो फोन नंबर इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले पूरी फैमिली का एक नंबर होता था, कई बार पूरे मोहल्ले का एक नंबर होता था। तो वो एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट न्यूमरोलॉजी में नई चीज आई, क्योंकि मोबाइल नंबर इंडिविजुअल हो गया, तो मोबाइल नंबर सबका इंपॉर्टेंट हो गया है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गया आज की तारीख में, तो मोबाइल नंबर को भी हम देखते हैं ऐसे ही। फोन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन बैंक अकाउंट नंबर इज इंपॉर्टेंट। देन एटीएम पिन, आप पिन क्या रखते हो अपना, अपनी मोबाइल स्क्रीन हो गई, एटीएम हो गया, आपके जो यूपीआई जितने भी हैं ऐप हैं पे वाले, उनका क्या कोड रखते हो आप, है ना। और न्यूमरोलॉजी में हम ट्राई करते हैं कि आप ऐसे ना उसमें पैटर्न लगाने के बजाय नंबर्स लगाओ। 1111 666 ऐसे करके हम लोग लगा सकते हैं, बहुत सारी डिटेल में आपको बताया जाएगा, वहां से आपके लाइफ में नंबर आते हैं। व्हीकल नंबर आपका, वो आपकी लाइफ में एक नंबर है। हाउस नंबर एक नंबर है आपकी लाइफ में। ये जो नंबर्स हैं, इसमें मैंने पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर, वो सारी चीजें इंक्लूड नहीं की। देखिए वो सारी चीजें जो आपकी चॉइस से आपकी लाइफ में नहीं है,
वो आपकी लाइफ में काम नहीं करते हैं नंबर्स। मान लीजिए आपका जो हाउस है वो लॉटरी में निकला है, या गवर्नमेंट से अलॉट हुआ है, या आपके पास ये चॉइस नहीं थी कि आप कौन सा आपका हाउस नंबर आपका होना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाउस नंबर भी आपके लिए काम नहीं करेगा। पर अगर आपके पास चॉइस है और तब आपने सेलेक्ट किया तो काम करेगा। मान लीजिए आपने एक व्हीकल खरीदा और वो व्हीकल आपने खरीदा न्यूमरोलॉजी जानने से पहले, तो उसका नंबर आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। पर न्यूमरोलॉजी जानने के बाद आपने व्हीकल नंबर अपने लिए सेलेक्ट किया और वो प्रॉपर सेलेक्ट नहीं किया, उसके लिए अलग से क्लास होगी पूरी, कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो फिर वो आपकी लाइफ में एक रोल प्ले करता है। तो जब आपको चीज जानते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस को ये पता है कि आपको उसकी नॉलेज है, तो नोइंगली जो भी नंबर आपकी लाइफ में एंटर करते हैं वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफेक्ट करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि व्हीकल नंबर अगर गलत है तो वो आपको बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं करेगा, चाहे आप अनजान में हो, बट क्योंकि वहां पे वो चॉइस से नहीं मिला है, तो उतना ज्यादा हार्म आपको नहीं करेगा। मगर न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब आपको पता है तो फिर आप चीजें देख के लें हमेशा। तो ये नंबर्स हैं जो हमारी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं। तो जिन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 9 तक, जो हम न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से ये चीजें हैं जहाँ से हमारी लाइफ में नंबर्स आएंगे। प्लैनेट्स की बात करें, जैसे मैंने बताया 1 से सन को कोरोस्पोंड करते हैं, 2 का कोरोस्पोंडिंग जो प्लैनेट है वो मून है, 3 का जुपिटर है, 4 का राहु है, 5 का मरकरी है, 6 का वीनस है, 7 का केतु है, 8 का सैटर्न है, 9 का मार्स है। ये चीजें हमें धीरे धीरे याद हो जानी चाहिए कि 1 से हम सूर्य देखते हैं, 2 से चंद्रमा देखते हैं, 3 से बृहस्पति देखते हैं, 4 से राहु देखते हैं, 5 से बुध देखते हैं, 5 से बुध देखते हैं, 6 से शुक्र देखते हैं, 7 से केतु देखते हैं, 8 से हम लोग शनि देखते हैं, 8 से एंड 9 से हम लोग मार्स देखते हैं। तो ये अपने प्लेनेट हो गए 9, और 9 नंबर्स हो गए। नाउ दिस स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को अगर आप समझ लें, आत्मसात कर लें, तो ये आपको बहुत फायदा देने वाली है नंबर्स को समझने में, उनकी केमिस्ट्री समझने में। और जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड से हैं वो लोग जानते हैं कि स्टोरीज जो होती हैं उनसे हम बहुत लर्न करते हैं। तो इस स्टोरी को ध्यान से सुनना है। जो सन होता है, जो नंबर 1 है, हम उसको किंग मान के चलते हैं, क्योंकि हमारी सोल है वो किंग है वो ऑल द नंबर्स, वो सबका नरिशमेंट भी करता है, सन वैसे भी किंग ही है। ये 2 है, इसमें आप जो 1, 3, 5, 7 और 9 इनको मस्कुलिन एनर्जी मान के चलेंगे, और जो आपके 2, 4, 6 एंड 8 है उनको फेमिनिन, यानी कि स्ट्रैंड वाले नंबर मान के चलेंगे। तो 2 क्या है, 2 इसकी रानी है, महारानी है। मून है जो 2 नंबर, वो इसकी महारानी है सन की, है ना, इसकी सपोर्टर है, इसको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए है। 1 और 2 की कॉम्पेटिबिलिटी कैसी रही, बड़ी कमाल की रही, क्योंकि 2 नंबर 1 के सपोर्ट में है। 3 नंबर ना जुपिटर का गुरु का है, तो जो किंग होता है उसके लिए जुपिटर जो गुरु होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे चंद्रगुप्त चाणक्य की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे किस्से हैं जहाँ पे मेंटोर ने किसी की भी डिफीट में या लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे अर्जुन है, पांडव हैं, तो उनके जो मेंटोर हैं वो कृष्णा है। तो सेना उनकी बहुत बड़ी नहीं है, मगर फिर भी वो लड़ाई जिंदगी की जीत जाते हैं। तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हमारे कल्चर में तो लोग निगुरे के घर का खाना भी नहीं खाते, तो आपका गुरु जरूर होना चाहिए आपके लाइफ में, गुरु की ब्लेसिंग जरूर होनी चाहिए। तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 1 की और 2 की दोनों की कॉम्पेटेबिलिटी 3 के साथ बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो पति पत्नी है, ये जो राजा रानी है, ये जो किंग और क्वीन है, ये 3 नंबर से बिना पूछे, 3 नंबर से बिना पूछे कभी कुछ नहीं करते। 3 इज द मेंटर ऑफ 1 एंड 2। तो ये केमिस्ट्री इन तीनों नंबर की बड़ी कमाल की हुई, बहुत ही बढ़िया। जो 3 नंबर है, जब वो राजा के दरबार में आता है, तो राजा भी अपना सिंहासन छोड़ के खड़ा हो जाता है। ये 3 नंबर की वैल्यू है। 4 नंबर क्या, 4 नंबर ना स्पाई है। 4 नंबर इज द स्पाई ऑफ दिस राजा। वो एक लेडी है जो अजीब से भेष बना के रखती है, डिफरेंट काइंड ऑफ मेकअप रखती है, उसको बच्चे देख के डर भी जाते हैं। मगर ये जो 4 नंबर है, जो 4 नंबर है, जो राहु है, वो
सारे किंगडम की इंफॉर्मेशन आके वैल्यूबल इंफॉर्मेशन राजा को देती है। तो राजा के यहाँ पे, किंग के यहाँ पे ये है कि ये जो 4 नंबर है ये रात में आके भी किसी टाइम भी डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि कोई भी, अगर आप किंगडम चलाना चाहते हो, अगर आप कहीं पे लीडर हो, किसी टीम के लीडर हो, कोई कॉरपोरेट चला रहे हो, पॉलिटिक्स में हो, कहीं पे भी हो, इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस और फेलियर को बहुत ज्यादा डिसाइड करती है, बड़ा मेजर इम्पैक्ट होता है। तो राजा ने बोला है, किंग ने बोला है कि राहु को, 4 नंबर को, वो किसी भी टाइम मेरे दरबार में आए, घर पे आए, कोई भी आदमी इसको रोकेगा नहीं। तो जब रोकेगा नहीं तो ये जो 4 नंबर है राजा के बहुत करीब है। तो 1 और 4 की जो केमिस्ट्री होती है ना लाइफ में, वो कमाल की होती है। जिनके नंबर्स होते हैं 1 और 4, या दो अलग अलग लोग हैं जिसका एक का नंबर 1 है, दूसरे का 4 है, तो इनकी केमिस्ट्री कमाल की होती है। मगर क्योंकि ये किसी भी टाइम आके डिस्टर्ब करती है राजा को, तो 2 नंबर को ये अच्छा नहीं लगता। ये इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस, और पता नहीं क्या ही बात करती है, मतलब इसकी बातें भी, क्योंकि और किसी के काम की तो होती नहीं राजा के अलावा। तो 2 और 4 की केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है। 3 और 4 तो क्योंकि गुरु समझता है कि इंफॉर्मेशन जरूरी है बहुत, तो 3 और 4 की केमिस्ट्री उतनी खराब नहीं होती है, मगर उतनी अच्छी भी नहीं है जितनी 1 और 4 की है। क्योंकि ये 4 नंबर 1 को आगे कुछ बताता है। अब वो कई बार ना जल्दबाजी में राजा डिसीजन लेता है, 3 नंबर से सलाह नहीं कर पाता, क्योंकि 3 नंबर है नहीं उस टाइम पे पास में। तो उतनी 3 और 4 की, 3 एंड 4 की केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है जितनी 1 और 4 की केमिस्ट्री है। जो 5 नंबर है वो राजा का बेटा है, द सन ऑफ द किंग। वो प्रिंस है, वो छोटा सा बच्चा है, ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम चाइल्ड, लंबे बाल हैं, और ऐसे छोटा सा बच्चा है। तो ये किसी के भी दरबार में घुस जाता है, किसी के हाउस में चला जाता है, तो जितने भी नंबर है ना 1 से लेके 9 तक, 5 नंबर को सब प्यार करते हैं। इसका किसी से बैर नहीं है, सबके साथ इसका अच्छा है। बस ये थोड़ा सा 4 नंबर के मेकअप से डरता है, वो अजीब सा वो बना के रखती है, मगर ऐसा नहीं है कि उसका उससे कुछ बैर होता है। ये सबके, ये चाहे तो राजा के सिंहासन पे जाके बैठ जाए, चाहे तो महारानी के घर में चला जाए, चाहे तो गुरु की कुटिया में चला जाए, चाहे तो 7 नंबर में, कहीं में भी जा सकता है, ये बच्चा है, इसको कोई कुछ नहीं कहता है। तो 5 नंबर की जो कंपेटिबिलिटी है, 5 नंबर की जो एक फ्रेंडशिप है, वो सारे नंबर्स के साथ बहुत अच्छी रहती है। इफ यू टॉक अबाउट 6 नंबर, 6 नंबर क्या है? 6 नंबर इज द सेकंड क्वीन ऑफ राजा, है ना, ये पटरानी है राजा की। और ये राजा कहीं से जब युद्ध लड़ने गए, किसी राजा, किसी किंगडम के खिलाफ लड़ाई करने गए, तो जब उन्होंने कॉन्कर किया किसी किंगडम को, तो वहां की जो राजा की बेटी थी वो उससे शादी कर लाए। तो 6 जो है, ये जो रानी है, जो क्वीन है 6, उसको ना मेकअप करना अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहनने अच्छा लगता है, बड़े से महल में लाइटिंग रात में जलाना, सज के संवर के रहना, अच्छे अच्छे खाने खाना बनाना, ये सब उसको बड़ा पसंद होता है 6 नंबर को। तो जो 6 नंबर है, दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू 1 नंबर, राजा को ये बड़ा पसंद होता है। तो 1 और 6 की जो केमिस्ट्री है वो कमाल की है, मगर क्योंकि वो महारानी है 2 नंबर, तो 2 का सी के साथ, 6 नंबर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं रहता है। इन दोनों की आपस में थोड़ी सी खटपट रहती है, क्योंकि दोनों महारानी है। मगर 1 और 6 की जो कनेक्शन है वो बहुत बढ़िया कनेक्शन है। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी में सन का और वीनस का कनेक्शन कोई बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है। वहां पे सूर्य को आप क्रूर ग्रह कहते हो, और ये सौम्य ग्रह है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। बट अगर न्यूमरोलॉजी की बात करो, 1 and 6 दे आर द बेस्ट फ्रेंड। ऐसे ही 3 and 5 की अगर बात करें एस्ट्रोलॉजी में, तो 3 5 का कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, दे आर सम सॉर्ट ऑफ एनिमीज। बट न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है, न्यूमरोलॉजी में 5 का सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। तो 1 और 6 की केमिस्ट्री कैसी हुई? बहुत अच्छी। अभी जो बच्चा है ना, जो जो 5 नंबर जो बच्चा है, जो ये आपका प्रिंस है, ये बेसिकली 6 का बच्चा है। वो बहुत हैंडसम चाइल्ड है, ब्यूटीफुल चाइल्ड है, मगर ये 2 नंबर भी इसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करता है। तो 5 जो है, 6 का बच्चा है, तो 5 और 6 की केमिस्ट्री सबसे ज्यादा कमाल की है न्यूमरोलॉजी में, बहुत ही बढ़िया है ये। एस्ट्रोलॉजी में इतनी ऑस्पिशियस नहीं मानी जाती,
है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये सारी चीजें हो जाती हैं वहां पे अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए। मगर यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में दिस इज कॉम्बिनेशन, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है ये 5 एंड 6 का। अब बात करते हैं 7 की। तो 7 क्या है? 7 बेसिकली केतु का नंबर है, यानी कि ये एक मठाधीश है, ये मुनीम जी हैं, ये पुजारी हैं, ये आपका राजा को पूजा कराते हैं, मंदिर में पुजारी की तरह रहते हैं। मगर इनका एक काम और भी है, ये ना भंडार का हिसाब देखते हैं राजा के। सुबह पूजा कराते हैं, दिन में भंडार का हिसाब देखते हैं। तो मनी मैनेजमेंट में भी 7 नंबर बहुत अच्छा होता है। तो ये जो 7 नंबर है, इसका भी किसी से बैर नहीं है, सब इसकी इज्जत करते हैं, ये सबका सम्मान करता है। तो 5 की तरह 7 नंबर भी न्यूमरोलॉजी में हर किसी के लिए एक फेवरेबल नंबर है। नंबर 8 की बात करें, तो नंबर 8 क्या है? ये न्याय अधिकारी है, ये जज है, और ये राजा की धाई धाई माँ भी है। इस राजा को इसने पाला है बचपन से। तो राजा थोड़े चौकन्ने रहते हैं इससे, क्योंकि ये न्याय अधिकारी है, और न्याय ये एक अकेली ऐसी है जो राजा के सामने बोल सकती है, क्योंकि बचपन से बच्चे की तरह पाला है। तो ये उस तरीके से राजा को भाव नहीं देती, जैसे सब उनके दरबार में जाके खड़े हो जाते हैं और राजा के सामने कोई बोल नहीं सकता। 8 नंबर ऐसा है जिसके दरबार में राजा को आना पड़ता है ना, क्योंकि जो जज है उसके पास में आपके प्राइम मिनिस्टर को भी, और अगर कोई महाअभियोग लग गया तो प्रेसिडेंट को भी आके खड़ा होना पड़ जाएगा। तो 8 नंबर के साथ एक नंबर कंफर्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि वो राजा की तरह बिहेव नहीं कर सकता 8 नंबर के सामने। या तो उस बच्चे की तरह बिहेव करेगा जिसे बचपन से उसने पाला है, या फिर जज उससे सवाल पूछेगा कि ये अगर आपने कोई पॉलिसी की है, या जनता के साथ अन्याय किया है, या किसी के साथ अन्याय किया है, कोई शिकायत आई है, तो आपने ये कैसे कर दिया। तो राजा से कोई सवाल पूछे, राजा को ये बर्दाश्त थोड़ी ना होता है, मगर व्यवस्था है, देयर इज सिस्टम, तो राजा को वहां पे आके खड़ा होना पड़ता है। तो न्यूमरोलॉजी में 1 और 8 की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि राजा वहां पे इंसल्टेड फील करता है। तो 2 नंबर को भी 8 नंबर के साथ केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। जो 3 नंबर है, वो 3 नंबर क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स थिंकर है, विजडम का नंबर है, तो उसे 8 नंबर से ऐसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 नंबर हमेशा जस्टिफिकेशन की बात करता है। 3 नंबर को दिक्कत नहीं है। 4 नंबर जो है, 4 नंबर और 8 नंबर की आपस में कोई बहुत खराब केमिस्ट्री नहीं है, मगर आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इन दोनों नंबर्स को इकट्ठे क्यों नहीं होना चाहिए। जो 5 नंबर है उसका 8 नंबर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। 5 नंबर जब भी 8 नंबर के घर पे जाता है तो वो प्यार से उसे बिठाती है, खिलाती है। हालांकि 8 नंबर के आज ऐसे कोई जज के पास चला जाए तो उसे पसंद नहीं है, मगर 5 नंबर उस बच्चे को वो कुछ नहीं कह पाती। जो 6 नंबर है उसकी 8 नंबर के साथ ठीक ठीक सो है। 7 नंबर की 8 नंबर के साथ मतलब बहुत अच्छी केमिस्ट्री नहीं कह सकते, मगर ठीक है। 8 नंबर की 9 नंबर के साथ नॉट गुड गुड केमिस्ट्री। ठीक है। तो 8 नंबर की जो सबसे अच्छी केमिस्ट्री है वो 5 नंबर के साथ में है, बाकी सबके साथ में नॉर्मल है, और 1 नंबर के साथ में थोड़ी खटपट वाली है, 1 नंबर 2 नंबर के साथ में। तो ये जो स्टोरी है, जिस स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, डिजिट्स की जो स्टोरी है, डिजिट्स हम बोलते हैं अंकों को, 1 से लेके 9 तक, 1 to 9 जितने नंबर्स हैं, ये स्टोरी हमें नंबर्स की इंसाइट देती है। इस स्टोरी को आप लोग कई बार सुनेंगे, और प्रोबेबली आप लोग बेसिक में भी इसको देखा होगा। इसको बहुत अच्छे से हमें समझ लेना है। एक बार ये स्टोरी हमारे समझ में आ गई तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ऐसे ही हो जाता है। ये आप देख ही चुके हो, ज्यादातर लोगों ने ग्रुप में डाला है, और मैं क्योंकि आई वॉज आउट ऑफ टाउन टुडे तो बहुत लोगों का देख नहीं पाया। कुछ लोगों का मैंने देखा है, जैसे थोड़ी सी मैं आपको इंसाइट दे देता हूँ। जैसे कुछ लोगों ने 8 को सबसे लास्ट में रखा, किसी ने 1 को रखा, पहले 5 को रखा, मान लीजिए सबसे लास्ट में ना 8 रखा आपने। तो जब 8 आपने रखा तो वहां पे अपने सेंस ऑफ जस्टिस को लिखा। तो सेंस ऑफ जस्टिस को लास्ट पे नहीं रखना है, सेंस ऑफ जस्टिस तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। वहां पे आपका सबकॉन्शियस एक गलत सिग्नल उसमें से उठा सकता है। वहां पे अगर आपको लिखना है तो हार्ड वर्क लिखिए, मतलब कि आप चाहते हैं कि लाइफ में जो आपको रिसोर्सेज हैं उसके लिए आपको हार्ड वर्क ना करना पड़े, आपको स्मार्ट वर्क से वो रिसोर्सेज मिल जाए। तो फिर आप 8 को ना लास्ट में रख सकते हो। ठीक है।
ऐसे ही नंबर्स के एट्रीब्यूट को अगर आप लेके आ रहे हो लास्ट में, और कुछ चीजों को पहले लेके आ रहे हो, तो आपको ना एट्रीब्यूट्स उनके इस तरीके से सिलेक्ट करने चाहिए कि लास्ट में से क्यों लाए और उसको पहले क्यों लाए, जस्टिफाइड होना चाहिए आपका। बाकी लोग जिन्होंने अभी तक नहीं डाला है डाल दें सब। मैं उसे टाइम मिलने पे, जब टाइम मिलेगा तो फिर ध्यान से देखूंगा। उससे मुझे बहुत सारे इंसाइट्स मिलती हैं आप लोगों के बारे में। तो इसे सीक्वेंस में लिखना है, वो पहले दो जो क्लासेस है उसके बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, तो जीरो सेशन में और फर्स्ट सेशन में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, इस चीज को ध्यान से समझें। ये हालांकि बहुत जरूरी नहीं है कि आपको ये सब पता ही हो, मगर जो इन साइट में जाना चाहते हैं, जो सीरियसली न्यूरोलॉजी को पार्ट ऑफ लाइफ बनाना चाहते हैं, जो इसके अंदर तक की स्टोरी जानना चाहते हैं, उनके लिए ये आने वाले 10 मिनट थोड़े से इम्पोर्टेंट होंगे। नीलिमा जी, व्हीकल के बारे में जब व्हीकल वाली क्लास होगी तो व्हीकल के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो देखिए, हमारे 7 प्लैनेट्स, इन प्लैनेट्स को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि सन सबको एनर्जी देता है, मगर सन को कौन एनर्जी देता है? सन में कौन पेट्रोल डलवा के जाता है? कौन डेली वहां पे कोयला भेजता है कि जल रहा है भाई? तो सन को जो एनर्जी दे रहा है वो राहु केतु दे रहे हैं। तो सारे प्लैनेट्स को जो कोस्मोस की तरफ से एक पावर आ रही है, जैसे हमें हमें एक पावर आ रही है कहीं ना कहीं से, चलने के लिए पावर आ रही है, अगर ये पावर हमारे अंदर से चली जाए तो हम डेड हो जाते हैं। तो ये जो पावर है जो हर पल हमारे अंदर, हमारे हार्ट को कौन चला रहा है, कौन पंप करता है पूरे टाइम में? वो खाली खाने से पंप नहीं हो सकती। जब हम सो जाते हैं तो हम रेस्पिरेशन सिस्टम, हमारी सांस कौन चला रहा है? अगर एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाना है तो कौन पावर दे रहा है? अगर सन के चारों तरफ प्लेनेट्स आपके जो है एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो इन्हें पावर कौन दे रहा है? ये सारी पावर राहु और केतु की पावर है जो कॉस्मोस की तरफ से आ रही है। तो जब भी आप घर पे, आपकी जो लाइट आती है ना, जब जब बाहर से पावर आती है, फेज और न्यूट्रल, तो यही पावर से आपके घर के सारे अप्लायंसेस चलते हैं। या आपके घर में इन्वर्टर है तो उसके पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, वहीं से सारे अप्लायंसेस आपके चलते हैं। तो जब हम कंप्लीट बात करेंगे, एक तो आपके प्लैनेट्स हो गए और ये दो आपकी बैटरी के वायर हो गए, इस तरीके से टोटल ये 9 हो जाते हैं। तो ये चीज कैसे एग्जिस्टेंस में आई, इसकी कहानी जहाँ पे हम 9 नंबर को पहले ले रहे थे उससे अलग है। क्योंकि वो कहानी थी पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन की, ये अर्थ पे लाइफ के क्रिएशन की कहानी है, कि अर्थ पे लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ना 5 नंबर आया। ये जो प्लेनेट है हमारा, इस प्लेनेट को भी मरकरी से रिप्रेजेंट किया गया, 5 नंबर से रिप्रेजेंट किया गया। तो स्टार्टिंग में जब ये प्लेनेट बना, जैसे भी बना, बिग बैंग से बना, सन के तेज घूमने से टूट के बना, और फिर अर्थ से टूट के मून बना, वो एक साइंटिफिक स्टोरी है, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बट नाउ वी आर एग्जिस्टिंग ऑन दिस प्लेनेट। तो ये प्लेनेट स्टार्टिंग में 5 था। 5 नंबर सबसे पहले आया। तो आपने देखा कि ये एक डेड प्लेनेट था, यहाँ पे कोई लाइफ नहीं थी, कुछ नहीं था स्टार्टिंग में। फिर जैसे ही इसका कनेक्शन राहु केतु से हुआ, तो 4 और 7, राहु एंड केतु, आप इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। बाकी सारे नंबर इंडिविजुअली रह लेते हैं, मगर ये बैटरी या बिजली के तार की तरह हमेशा साथ साथ होते हैं। इसीलिए इनको ना जो अपने जो मैथोलॉजी है, जो एस्ट्रोलॉजी है, उसमें राहु को गर्दन से ऊपर का हिस्सा और केतु गर्दन से नीचे का हिस्सा माना गया है। मतलब ये दोनों मिलके अपने आप में एक सिस्टम बना देते हैं। उस टाइम पे हम बैटरी की बात नहीं कर सकते थे, तो इस तरीके से हमने बात की। तो ये जो प्लेनेट था 5 नंबर, इसके ऊपर जब यूनिवर्स ने, जब ऊपर वाले ने ये डिसाइड किया कि इसको लाइफ के लिए तैयार करना है, तो उसने राहु केतु के कनेक्शन इससे लगाए। और इस तरीके से पहले आपके ग्रिड में केवल 5 था, उसमें 2 नंबर और आ गए, 7 एंड 4। तो इस तरीके से इस प्लेनेट के ग्रिड में कितने नंबर आ गए? 4, 5, 7। अब जैसे ही 4 और 7 का कनेक्शन इस प्लेनेट से हुआ, तो यहाँ पे
रिएक्शंस स्टार्ट हो गई, बहुत सारी एसिड रेन स्टार्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होके प्लेनेट ठंडा होना शुरू हो गया। ठंडा होने के बाद यहाँ पे फिर जो है सिंगल सेल लाइफ आनी शुरू हो गई। हरियाली इस प्लेनेट पे आई, और धीरे 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 करोड़ों साल की इस मशक्कत के बाद इस प्लेनेट पे 3 नंबर उस टाइम पे थे, 4, 5, 7। अब जब आत्मा को इस पे लेके आना था, तो कॉस्मोस ने एक एनर्जी को दो एनर्जी में तोड़ा, सन और मून में। यानी कि सन मतलब आत्मा, मून माने मन। तो जीवन जब शुरू होता है हमारा, तो सन और मून दो चीजों से आता है, एक से नहीं आता, ये दोनों भी इकट्ठे आते हैं। तो सन और मून जो थे, जब ये एग्जिस्टेंस में आए, मतलब मन और आत्मा एग्जिस्टेंस में आई, तो 2 नंबर हमारे ग्रिड में और मिल गए, और वो नंबर थे 1 और 2। सन इज 1, मून इज 2। तो हमारे ग्रिड में कितने नंबर आ गए? 6 नंबर आ गए। फिर क्योंकि सन और मून अकेले नहीं चलते, हमेशा ना हमारे साथ जितने भी हम लोग हैं, तो कोई ना कोई हमारे एंजल्स या हमारे फोर फादर्स या हमारे गुरु, वो हमेशा ना हमारे मन और आत्मा के साथ रहते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप कोई है जो हमें मुसीबत से बचाता रहता है। गाड़ी में थोड़ी गड़बड़ हुई और हम अचानक बच गए, आंख लगी और एकदम से उठ गए। कुछ हमारे साथ गड़बड़ होना था और हमें बचा लिया किसी ने। हमें फील होता है, जैसे ही हम थोड़ा मेडिटेशन करने लगते हैं या नाड़ी शोधन करते हैं, एक एनर्जी को हम अपने साथ फील करते हैं कि कोई है जो हमें बचा रहा है। कोई है, जब आपको 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो 3 बजे आपकी आंखें खोल देता है कि उठ जाओ। कोई है जो बताता है कि बहुत खा लिया, रुक जाओ। कोई है जो कहता है कि नहा बहुत चुके हो, रुक जाओ। कोई कहता है कि सुबह हो गई, उठ जाओ। कोई है जो रात में आपके सांस चलाता रहता है। कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं पंप लगाना पड़ता है। तो ये जो एक पावर है हमारे साथ, हम सबके साथ, वो जुपिटर की पावर है। और ये ब्यूटी है इस क्रिएशन की, कि जब आत्मा और मन को, सोल और माइंड को यहाँ पे भेजा गया, तो मेंटोर को साथ में भेजा गया, जुपिटर को साथ में भेजा गया। तो इस तरीके से आपके ग्रिड में कितने नंबर आ गए? अब आपके ग्रिड में नंबर आ गए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। कितने नंबर कम रह गए? 3 नंबर्स कम रह गए। अब क्या हुआ, सन की एनर्जी जैसे इस प्लेनेट पे आई, तो वो मार्स बन गई। समझ रहे हैं सन में और मार्स में क्या फर्क है? मार्स इज द फायर फायर एलिमेंट, सन फायर नहीं है। मगर जैसे ही एटमोस्फियर में सन की एनर्जी आती है, जैसे ही आपके वायुमंडल में आती है, जैसे अर्थ पे आती है, और आपका जो एटमोस्फियर है इसको वापस नहीं जाने देता, और यहाँ पे एक एक हीट के रूप में यहाँ पे एनर्जी जो रुक गई है, तो वो आपकी मार्स बन गई। मतलब अगर सन के साथ में मैं अर्थ एलिमेंट लगा दूं, तो सन किस में कन्वर्ट हो जाता है? मार्स में। एक नया प्लेनेट हमें मिला। ये सारी चीजें जो थी, सन, मून, जुपिटर, राहु एंड केतु, ये जरूरी नहीं कि हमारी जब लाइफ यहाँ पे होगी इस अर्थ पे तभी होंगे। इसके बियॉन्ड भी, जब हम अर्थ पे नहीं होते तब वो हमारे साथ होते हैं। मगर इस प्लेनेट पे जब हम फिजिकल फॉर्म में अन्नमय कोश में बैठे हुए हैं, तो सन से क्या पैदा हुआ? मार्स पैदा हुआ हमारी लाइफ में। तो नंबर क्या आ गया? 9 नंबर और आ गया। फिर मून से क्या पैदा हुआ? मून की एनर्जी को जब हमने अर्थ के साथ जोड़ा, तो वो बनी वीनस की एनर्जी। इस प्लेनेट पे लाइफ के लिए मून का एक कंपोनेंट, मून का एक कॉन्स्टिट्यूएंट, मून का एक सहयोगी अर्थ एलिमेंट यहाँ पे लाइफ चलाने के लिए कौन बना? वीनस बना। एक एनर्जी हमें और मिली वीनस के रूप में, और हमने देखा कि ये हो गया 6 नंबर हमारे ग्रिड में आ गया। इस तरीके से खाली एक नंबर बचा। तो जुपिटर की एनर्जी जब इस प्लेनेट पे आई, अर्थ एलिमेंट के साथ मिली, तो वो बनी सैटर्न। ठीक है। मैं कई सालों तक ये सोचता रहा कि आखिर लाल किताब जुपिटर और सैटर्न का कनेक्शन क्यों बताती है। तो सालों की रिसर्च के बाद ये समझ में आया कि जुपिटर की एनर्जी सैटर्न के रूप में आई। तो इसे धर्म कर्म योग भी कहा जाता है। हालांकि 3 और 8 की केमिस्ट्री न्यूमरोलॉजी में उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, मगर एस्ट्रोलॉजी में इसे हम धर्म कर्म योग मानते हैं। पर ये आया कहाँ से? 3 नंबर से 8 नंबर की एनर्जी आई। मून और वीनस दोनों आपके वाटर एलिमेंट है, दोनों आपके फेमिनिन प्लैनेट्स हैं।
तो मून की ही एनर्जी थी जो अर्थ एलिमेंट से मिलके इस प्लेनेट पे आके 6 बन गई। सन एंड मार्स दोनों के दोनों फायरी एलिमेंट है, दोनों की फायर एलिमेंट की एनर्जी है, तो ये कनेक्शन है इन सब का। तो जैसे ही सैटर्न आया और आपका ये ग्रिड पूरा हो गया, और ये सारे के सारे नंबर यहाँ पे आ गए, और ये सारे नंबर जैसे आए, उसके बाद से आपकी लाइफ स्टार्ट हो गई, हम सबकी लाइफ स्टार्ट हो गई इन द वूम ऑफ मदर। यही वो पल था जब ये प्लेनेट कंप्लीट हुआ और इस प्लेनेट पे लाइफ आई। अगर मार्स पे अगर लाइफ नहीं है, जुपिटर पे नहीं है, वीनस पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस प्लेनेट का ना ये जो चीज है ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। जहां पे भी ये कंप्लीट हो जाएगा ग्रिड, वहीं पे लाइफ आ जाएगी। तो हमारी सबकी लाइफ कंप्लीट हुई, हम एग्जिस्टेंस में आए, और ये हमारा ग्रिड है। तो ये जो नंबर है सारे के सारे, आपको एक बहुत बेसिक बात बताता हूँ और बड़ी डीप बात बताता हूँ, कि हम सबके ग्रिड ना कंप्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट ग्रिड वाले जो बच्चे होते हैं वो वापस चले जाते हैं, या तो वो पैदा नहीं होंगे, पैदा होंगे तो जल्दी चले जाएंगे। ये सारे हमारे नंबर कहीं ना कहीं से कंप्लीट होते हैं। मान लीजिए हमारे ग्रिड में 4 नंबर है, बाकी नहीं है, तो वो नंबर कहीं से आ रहे होते हैं, वो माँ से आ रहे होते हैं, पिताजी से आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से वो ब्लेसिंग्स हमें आती रहती हैं, ब्लेसिंग्स उनकी आती है, इनडायरेक्ट एनर्जी रहती है। तो ग्रिड हमारा हमेशा कंप्लीट रहता ही है। मगर जो डायरेक्ट नंबर नहीं है, उनकी एनर्जी बहुत डायरेक्टली हमारे साथ नहीं होती, तो उनकी डिफिशियंसी हमें कहीं ना कहीं से फील होती है। मगर वेंटिलेटर पे हम होते हैं, नंबर की एनर्जी कहीं ना कहीं से जरूर मिलती है हमें, तो ये हमारा ग्रिड कंप्लीट होता है। अब इस ग्रिड में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर की थ्योरी आपको बताता हूँ। जैसे 1 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होता है 9। कैसे पता चलता है कॉम्प्लीमेंट्री नंबर का? कॉम्प्लीमेंट्री नंबर का पता चलता है जिन दो नंबर्स को ऐड करके 10 आता है। तो 1 + 9 इज इक्वल टू 10। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कौन हुआ? 10 हुआ। 2 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होगा? 2 का कॉम्प्लीमेंट नंबर डेफिनेटली 8 होगा। 3 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 7 होगा। 4 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 6 होगा। एंड 5 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर खुद 5 होगा। इसलिए आप एस्ट्रोलॉजी में देखते हो कि जो मरकरी का घर होता है उसमें मरकरी ही उच्च का होता है, कोई और ग्रह उच्च का नहीं हो सकता। जैसे आप थोट चक्रा पे देखते हो तो वहां केवल मरकरी की एनर्जी होती है। तो बुध के घर में बुध ही उच्च का होता है, बुध के घर में बुध की ही एनर्जी रहती है, इसलिए 5 का जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है वो 5 ही है। इस तरीके से सारे नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हुआ। 1 का 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का 5। अब इसमें जो ऑड नंबर्स हैं इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। जैसे अगर बात करें तो 1 और 9 की केमिस्ट्री, इससे बढ़िया नंबर्स की केमिस्ट्री किसी की हो नहीं सकती। दे आर हाईएस्ट सपोर्ट ऑफ ईच अदर। फिर बात करें 3 7 की, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। अगर आपके पास 3 7 नंबर है तो ये आपको विनर बनाता है। फिर 5 5 आपके ग्रिड में, अब ये एडवांस कोर्स की बात बता रहा हूँ जो आपका बेसिक कोर्स में नहीं होता। तो किसी के भी ग्रिड में 2 5 होने चाहिए। आगे चल के इसके बारे में ग्रिड बैलेंसिंग के टाइम पे बात करेंगे। भाई शुड बी 2 5, है ना? एक 5 जो आपको स्टेबिलिटी देता है, दूसरा 5 जो आपको सपोर्ट देता है, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर आता है। 5 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 5 हुआ। और की बात करें 2 और 8, वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है, और दोनों उतने फ्रेंडली नहीं होते, क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे को सपोर्टिव एनर्जी होती नहीं है। ऐसे ही जो 4 6 की एनर्जी है, राहु और वीनस की जो एनर्जी है, वो आपको खूब पैसे देती है लाइफ में, लग्जरी देती है, सब कुछ देती है, मगर फिर भी वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा सपोर्टिव नंबर नहीं है, जैसे आपके ओड वाले हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर की जो थ्योरी है, ये न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं की गई है। अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे, कोई कोर्स करेंगे, तो वहां पे ये बहुत प्रोमिनेंट होती है। मगर हम इसको न्यूमरोलॉजी में कंसीडर करके चलेंगे। यहाँ पे देखिए आप इसको, इस ग्रिड में अगर आप देखें तो ये 5 सेंटर में है। इस 5 के जो बियॉन्ड है ना नंबर्स, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब भी आप इसको टोटल करोगे, किसी भी, चाहे आप रो की बात करो, चाहे कॉलम की बात करो, चाहे डायगोनल की बात करो, हमेशा इसका सम 15 आता है ना? दिस इज वंडरफुल वंडरफुल मैजिक स्क्वायर, कि इसमें 15 ही आएगा।
4+3+8 15, 4+9+2 15, 4+5+6 15, 2+5+8 इज इक्वल टू 15। तो 15 ही आएगा। अब ये 5 ना मिडिल में है, अगर ये इसको हम एस्केप करें, इसको छोड़ दें, तो इसके दोनों नंबर का टोटल हमेशा 10 ही आएगा, क्योंकि 15 आना है, 5 हमने हटा लिया। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर की थ्योरी यहाँ से आती है। 1 का 9, 3 का 5, और ऐसे नहीं देखेंगे, 5 को जंप करना पड़ेगा, 4 का 6, 8 का 2, ऐसे करके ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स होते हैं जो 5 के दोनों तरफ आपको नजर आते हैं। ठीक है। अब एक और कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, जो आप लोगों के बहुत काम का नहीं हो सकता, मगर जब आप बहुत डेप्थ में जाओगे न्यूमेरोलॉजी की, तो तब आपको कहीं ना कहीं इसका थोड़ा फायदा भी हो सकता है। समझ में आता है तो ध्यान से सुनना है, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, इसका बुरा नहीं मानना है। देखिए, 4 युग की बात करते हैं हम वैदिक कल्चर में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना? 4 युग रहे हैं। इन 4 युगों से पहले इस अर्थ पे, डायनासोर से भी पहले एक टाइम रहा है जब देयर वाज नो लाइफ ऑन द प्लेनेट, और तब हम इसको मरकरी बोलते थे, 5 नंबर बोलते थे। तो 5 नंबर प्राइमरी एलिमेंट था, इसका प्राइमरी नंबर था, और सपोर्टिंग नंबर भी 5 था, मरकरी। तो ये वो टाइम था जब इस अर्थ पे लाइफ नहीं थी। फिर इस अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले युग को हमने सतयुग कहा। उसका प्राइमरी प्लेनेट कौन सा था? सन था। सतयुग में प्राइमरी प्लेनेट कौन सा था? सन था। और उसका जो सपोर्टिंग एलिमेंट था वो कौन था? मार्स था। तो आपने अगर सतयुग की आप कहानियां सुनोगे, पौराणिक कहानियां, जो मिथोलॉजी है, उसकी जो स्टोरीज है, उसमें आप ना हरिश्चंद्र का नाम सुनते हो, राजा हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी थे, जो हमेशा सच बोलते थे। तो वो सन का प्रतीक है, क्योंकि सन की जो लाइट है ना, वो कभी, सन जो है वो इम्प्योर नहीं होता। आप ना एयर को पोल्यूट कर सकते हो, आप वाटर को पोल्यूट कर सकते हो, आप सारे एलिमेंट्स को इम्प्योर कर सकते हो, मगर आप सनलाइट को कभी इम्प्योर नहीं कर सकते। तो ये हमेशा प्योर रहती है। तो सतयुग में हमेशा प्योरिटी थी, तो वहां पे 1 की एनर्जी आई, और सपोर्टिंग में एंड में किसकी एनर्जी आई? 9 की एनर्जी आई। तो जो आप पौराणिक कहानी सुनते हो जिसमें नरसिंह अवतार होता है, नरसिंह आते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? जो एक पिलर होता है फायर का, उसके अंदर से निकलते हैं। वो आधा उनका शरीर होता है आदमी का, और आधा जो होता है जानवर का होता है, शेर का होता है। ऐसे आप, ये इवोल्यूशन को भी दिखाता है कि कैसे आदमी जानवर से इंसान इवोल्व हो रहा है। वहां पे जो नरसिंह है वो बेसिकली किसके प्रतीक है? 9 नंबर के प्रतीक है। तो सतयुग में प्राइमरी नंबर कौन सा आया? 1। सपोर्टिंग नंबर कौन सा आया? 9। इसके बाद आया त्रेता युग। तो त्रेता युग में आपके जो अवतार थे कौन थे? श्री राम थे। तो श्री राम का नंबर कौन सा था? 2, मून। उनका तत्व क्या था? जल तत्व था। अगर आप श्री राम की कुंडली देखेंगे, तो उनकी कर्क राशि में, उनके लग्न में चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ है। अगर आप उनके जीवन की बात करें, तो इमोशन से ड्रिवन उनका है पूरा का पूरा। आप देखो ना, वो मतलब वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर जगह पे बिल्कुल जल जैसी मर्यादा रखते हैं वो। और जीवन के अंत में भी वो जल में ही समाधि लेते हैं। तो उनका एलिमेंट क्या है? मून है। और उन्हें सपोर्ट किसका मिला? सैटर्न का सपोर्ट मिला। सैटर्न क्या होता है? अनप्रिविलेज्ड लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं। सैटर्न, शुक्र। तो वो कौन थे? वो कबीले वाले लोग थे, वो बानर थे, वो बाकी कबीले के लोग थे जिन्होंने उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। तो भगवान राम को गरीब लोगों का, आदिवासी लोगों का सपोर्ट मिला, और उससे त्रेता की कहानी आगे बढ़ी। फिर द्वापर की जब हम बात करते हैं, तो द्वापर में भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण क्या है? 3 नंबर हैं। वो गुरु जैसे हैं। वो लड़ाई नहीं लड़ते, वो धनुष बाण नहीं उठाते हैं, वो बस एक मेंटोर हैं, बस वो एक गुरु हैं। वो केवल रथ चलाते हैं, वो सारथी हैं, बस वो बताते हैं कैसे करना है। 3 नंबर का काम भी काउंसलिंग का, मेंटरिंग का होता है, और उसी से वो युद्ध जीतते हैं। सपोर्ट किसका है? देखो, केतु का सपोर्ट है। केतु का सपोर्ट है
केतु केतु मोक्ष का नंबर है। तो वो एक ना इस प्लेनेट पे अकेली ऐसी घटना है जब युद्ध भूमि में वो गीता का उपदेश दे देते हैं। ये केतु है। ये एक कॉम्बिनेशन है कि नहीं तो आप उपदेश कहाँ देते हो? मंदिर में देते हो, गिरजे में देते हो, गुरुद्वारे में देते हो, जहाँ पे मारकाट मची है वहां पे कौन सा उपदेश निकल के आता है? तो ये एक ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है कि इस कल्चर का जो सबसे बड़ा एक स्पिरिचुअल मैसेज आया कहाँ से आया? युद्ध भूमि से आया। ये केतु की विशेषता है। तीन को सपोर्ट किसका मिला? केतु का मिला। और केतु क्या होता है? केतु को ना जो 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 स्नैक होता है वो भी केतु का प्रतीक होता है। तो आप लोगों ने जन्मेजय की कहानी सुनी होगी, है ना? सांप के काटने से उसकी मृत्यु हुई थी, नाग यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा। वो भी वहां से 7 नंबर की कहानी है। तो कलयुग की जब बात करते हैं तो कलयुग में कौन प्रोमिनेंट है? राहु प्रोमिनेंट है। राहु क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? राहु है। इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन कब हुआ? कलयुग में हुआ। आपकी जो है कार क्या है? राहु है। आपके जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या है? राहु है। जो आपके एरोप्लेन है क्या है? राहु है। आपका जो इंटरनेट है क्या है? राहु है। मोबाइल फोन क्या है? राहु है। तो ये सारी चीजें कलयुग में आपके पास आई, है ना? कभी कभार राहु की चीजों का सतयुग में पुष्पक विमान में या किसी चीज के रूप में जन्म हो गया। त्रेता द्वापर में एक दो एग्जाम्पल मिलते हैं कभी, मगर कलयुग में आप देखोगे तो सारी राहु की चीजें आपको मिलेंगी। अभी आपने देखा होगा कि क्योंकि राहु हमारी जो है वो शौचालय का प्रतीक होता है। जो टॉयलेट है उसको भी राहु से देखते हैं। तो पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, पर आजकल अपने घर में लोग टॉयलेट में बड़ा पैसा लगाते हैं। कई बार तो वो आपके ड्राइंग रूम से भी सुंदर नजर आता है, क्योंकि राहु का समय है। राहु की चीजों का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। और सपोर्ट किसका है यहाँ पे? सिक्स का, वीनस का है। तो इतनी लग्जरी है ना लोगों की लाइफ में। आप देखो कि एक मंदिर होगा, सिंपल सा मंदिर होगा, मगर उसकी बगल में एक बार होगी जो कमाल की वहां पे सजी होगी। एक मॉल होगा जो ब्यूटीफुल लाइटिंग वगैरह से। ये किसका कॉम्बिनेशन है? 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है। तो कलयुग में कौन से दो नंबर प्रोमिनेंट हैं? 4 और 6 नंबर प्रोमिनेंट हैं। ठीक है। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती है हमेशा। ये जनरेशन 1000 बार बनी तो ये साइकिल ऐसे ही चलती है। अब मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, स्क्रीन स्टॉप करके, कि जब कलयुग खत्म हो जाएगा, सारे युगों का एंड होता है ना। कभी सतयुग का हुआ होगा, फिर त्रेता का हुआ होगा, द्वापर का हुआ होगा, फिर कलयुग आया होगा। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा नेक्स्ट? कोई भी आदमी हैंड रेज करके इसका जवाब दे। साइकिल के हिसाब से तो सतयुग दोबारा आता है कलयुग के बाद। हाँ जी विवेक। सर सतयुग। है ना, ये हमारी गलत फहमी है। कलयुग के बाद सतयुग नहीं आएगा। हमने इतने सारे, अब तो हमने बड़े इंतजाम कर लिए। अब तो हमारे पास ऐसी चीजें, एक बटन दबाएंगे और सारा प्लेनेट खत्म हो जाएगा। तो सतयुग नहीं आएगा। अगर आपने ये हायरार्की ध्यान से देखी है, अगर इस हायरार्की को ध्यान से देखोगे, तो जो वापस जाएगा तो नो मैन जोन नो आएगा। मैन। या ओके। ये सारा प्लेनेट बंजर हो जाएगा। है ना? हमारे धर्म ग्रंथों में जो प्रलय की बात वो देखते हैं आप, जिसमें नूह अपनी नौका निकाल के जाते हैं, तो सतयुग नहीं आता। बस इस आदमी के बीज को बचाया जाता है कहीं पे। है, मनुष्य श्रद्धा की कहानी हम पढ़ते हैं, नूह की कहानी हम पढ़ते हैं, है ना? क्योंकि जो सेमेटिक रिलीजन है वो मनु को नू बोलते हैं, है ना? एम एम नहीं, बस नू। पंजाबी में भी ऐसे यूज होता है, तो नू बोलते हैं उसको। तो जल प्रलय की जब समय आता है उसके बाद सारा प्लेनेट खत्म हो जाता है। और बिल्कुल वहां से स्टार्ट होता है जैसे लाइफ पहले। अगर आप इवोल्यूशन की बात करो इंडियन कल्चर में, तो जीवन कहाँ पे आया? सबसे पहले मत्स्य अवतार की बात करते हो आप, यानी कि मछली के रूप में पानी में आया। फिर आप करते हो जो दूसरी कश्यप अवतार, कछुआ। कछुआ क्या था? कछुआ वो था टॉर्टोइस की जो पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी निकल आता है। तो लाइफ पानी से निकल के जमीन में आई। इस तरीके से आप देखेंगे, फिर पेड़ में आई, फिर एक बर्ड में आई, फिर बर्ड के बाद एक वारा अवतार जो था, एक मैमल जैसी चीज में आई। फिर धीरे धीरे आदमी का इवोल्यूशन हुआ, नरसिंह अवतार। तो जो हमारे अवतार का जो कंसेप्ट है ना इंडियन कल्चर में,
वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है कि कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। उसका भगवान से मतलब थोड़ा ही है कुछ, पर हमने उसे उस तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो जो कलयुग के बाद टाइम आएगा, उसके बाद पूरी क्रिएशन खत्म होगी। क्रिएशन खत्म होने के बाद एक लंबा टाइम होगा, जब यहाँ से दोबारा क्रिएशन आएगी, तब जाके आपका सतयुग आएगा। मगर अगर हम ह्यूमन की टर्म में बात करें, तो कलयुग के बाद हमें तो सतयुग ही मिलना है, क्योंकि इस वाले जोन का तो हमें पता ही नहीं होगा कि ये जोन कब आया कब चला गया। इस तरीके से ये मेरी रिसर्च है कई सालों की, जिसमें आप इवोल्यूशन, मतलब अगर आप इस अर्थ पे लाइफ कैसे आई और फिर युग कैसे परिवर्तित हुए, इसको भी न्यूमरोलॉजी से देख सकते हैं। यू कैन रिलेट विद ऑल दिस स्टफ विद द न्यूमरोलॉजी। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको अपने नोट्स में और अपनी चीजों में रखें ही, मगर क्लैरिटी आपको देगा ये आपका लोशो ग्रिड जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए आगे का पोर्शन। पहले आपके कुछ सवाल जवाब हो तो बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न अगर पूछना है किसी को अब तक की क्लास के बारे में, पहले गुरुजी। हैंड रेज करेंगे फिर पूछेंगे। जी सुभाष जी बताइए। हाँ मनीष जी बताइए। गुरुजी, जैसे 1 और 9 फायर एलिमेंट होता है, 2 और 6 वाटर होता है, 3 और 8 क्या होगा सर? आप बताओ। अर्थ एलिमेंट। वैसे वो एयर एलिमेंट होते हैं। सैटर्न एयर एलिमेंट होता है और आपका जुपिटर भी एयर एलिमेंट है, मगर हर हर नंबर का एक सेकेंडरी एलिमेंट होता है ना, उसकी भी बात करेंगे किसी दिन। तो बेसिकली एयर है, और एयर में जब अर्थ मिक्स हुआ तो तब सैटर्न बना। तो सैटर्न के दो एलिमेंट होते हैं, और शास्त्रों में भी जैसे जो वात प्रकृति के लोग होते हैं ना, आयुर्वेदा में भी वो भी सैटर्न से प्रभावित लोग होते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर सैटर्न जैसी होती है। तो वायु का तत्व आता है, सैटर्न में भी आता है और जुपिटर में भी आता है। जी जी भूषण जी बताएं। सर, जो नंबर को आपने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है, सन को किंग, महारानी, गुरु वगैरह, तो उसमें 9 नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब वहां पर जो 9 नंबर को आपने डिस्क्राइब नहीं किया। मैं स्किप कर गया क्या 9 नंबर को? जी बिल्कुल। हाँ दोबारा से करता है उसको। मैं फिर ना स्टोरी पे ही जाता हूँ, नहीं तो ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है, सही नोट किया आपने। हम्म। ओके। है ना, और मिस्टेकिंगली हमने क्या किया, 8 के बाद इसको ऐड कर दिया। तो 9 जो नंबर है वो बेसिकली सेनापति का नंबर है। देखिए किसी भी राज्य को, कोई भी अगर आपको कॉरपोरेट चलाना है, चाहे लीडरशिप कहीं पे देखनी है, राजा बनना है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है आपकी टेरिटरी को, जो आपकी जो रक्षा करेगा, सेनापति सबसे इंपॉर्टेंट है एक राजा के लिए। तो सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 9 होता है। तो 1 और 9 की जो केमिस्ट्री है वो बड़े कमाल की केमिस्ट्री है, क्योंकि 9 नंबर जो मार्स है वो इसका सेनापति है। और 4 नंबर जो है वो उसका सूचना तंत्र है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी। तो इंफॉर्मेशन की प्लस आपकी, आपके पास वो पावर होनी चाहिए, वो गट्स होना चाहिए कि देखिए, एक जो स्ट्रोंग लीडर होता है ना, आपको पता है स्ट्रॉन्ग लीडर के खिलाफ ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स नहीं करता, वीक आदमियों के साथ ही करता है। तो जो स्ट्रॉन्ग आदमी होगा वो होगा जिसके 1 के साथ साथ 9 की पावर भी होगी।
नाइन क्या है? आपका सेनापति है, आपका विक्योर है, आपके अंदर का वो स्टेमिना, वो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, असर्टिवनेस है। तो नो जो नंबर होता है वो एक नंबर को बहुत सपोर्ट करता है, मगर क्योंकि एक नंबर और जब नाइन नंबर की जब केमिस्ट्री मैच करती है तो राजा को लड़ाई लड़ने जाना पड़ता है। और राजा जब लड़ाई लड़ाई लड़ने जाता है तो दो नंबर को ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो दो और नौ नंबर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं होती। तीन नंबर्स के साथ ठीक ठीक है केमिस्ट्री, चार नंबर के साथ भी इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि नौ नंबर को ये लगता है कि राजा ने लड़ाई जीती है मेरी वजह से, मैं लड़ा। और चार नंबर को ये लगता है कि इन्फॉर्मेशन मैंने ला के दी, वरना लड़ाई भड़ाई तो तुम तो सोए ही रह जाते। तो चार और नौ की केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं होती है। पांच नंबर बच्चा है, सबके साथ अच्छी केमिस्ट्री होती है। सिक्स और नाइन की जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी स्कैंडल वाली होती है, ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं है, बट ये बहुत पैशनेट कॉम्बिनेशन है। सात और नौ की, सात को नौ से बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, आठ और नौ की केमिस्ट्री भी अच्छी नहीं होती। तो सेवन एट नाइन की आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है थैंक यू सर। जी। अंजना जी बताइए। सर ये 1 और 8 की बात हुई है, इसमें 1 राजा है, तो राजा ही तो न्याय करता है। नहीं नहीं, राजा नहीं न्याय तो करता है, नहीं। न्यायाधीश अलग होता है। न्याय तो सुप्रीम कोर्ट का जज करता है, राष्ट्रपति थोड़े ही करते हैं। अब देखिए ट्रम्प के खिलाफ जब महाअभियोग लाया जाएगा, अभी नहीं तो 6 महीने में, 3 4 महीने में, कितने दिन चलेगा, तो अदालत में लाया जाएगा उसको। हमारे पड़ोसी देश में, पाकिस्तान में, उनका सिस्टम इतना रोबस्ट है कि उनका तो प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री अदालत में आके खड़ा ही हो जाता है। हमारे यहाँ पे लकीली अभी वो सिस्टम नहीं है। अभी तो आगे आगे जो गवर्नमेंट की चीजें हैं, हो सकता है कि यहाँ भी वो सिस्टम आ जाए। अदालत में खड़े होना आके बिल्कुल अलग चीज है। जो जज होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो किसी के अंडर में नहीं होता। तो सर पहले का जैसे हम पहले जो करते थे वो तो राजा ही करता था ना न्याय। अब हम ये आपके हिसाब से ले रहे हैं, पहले के हिसाब से ले रहे हैं सारा। नहीं देखिए, एक राजा की ना धाई माँ होती थी पुराने जमाने में, जो बचपन से उसे पालती थी माँ से अलग, है ना। हाँ जी। तो उसके पास अधिकार बड़े होते थे। कई बार महाभारत जैसे टाइम में तो उसकी एक माँ भी होती थी, विदुर विदुर जैसे पैदा हुए थे। तो वहां पे वो न्याय अधिकारी तो नहीं होते थे, मगर राजा जब दरबार में वापस आता था, खाना खाने के बाद ध्याय माँ से मिलने जाता था, वो कायदे से वाट लगाती थी उसकी। तुम क्या बोल रहे थे आज दरबार में? और वो जो एक आदमी इंसाफ मांगने आया था, क्या जवाब दिया तुमने? ऐसे तुम राज करोगे? तुम्हारा खजाना खाली हो जाएगा, तुमने बदतमीजी करते हो तुम। तो राजा गर्दन झुकाए खड़ा रहता था उसके सामने। आपको क्या लगता है, ये जो मैन होते हैं ना बेसिकली, इनके सारे डिसीजंस ना वुमेन से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं। और जो भी डिसीजन ये औरतों से बिना पूछे लेते हैं, वो सबके लिए सेटबैक आता है इनकी लाइफ में। तो इसीलिए हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री खड़ी होती है, कहीं ना कहीं खड़ी होती है, वो 8 नंबर की हो, 6 नंबर की हो, 2 नंबर की हो। ठीक है ना। तो वो 8 नंबर था, हिडन पहले भी था, वो एक सिस्टम में आ गया है। सर इस स्टेटमेंट का थैंक अपोजिट भी बिल्कुल एग्जैक्ट राइट ही होगा। हर एक मतलब तुम्हारी मेल ईगो वो कर गई, हाँ। बताओ क्या कह रहे हो विवेक। नहीं नहीं सर, मेल ईगो नहीं, जर्नल मतलब जैसे आजकल इतनी न्यूज आ रही है ना, तो उसको सोचते हुए एक ट्रिगर कर गया एक आइडिया। इट्स नॉट अबाउट मेल कि मतलब एक असफल आदमी या एक असफल मतलब वाइस वर्सा, बोथ मैं कह रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ विवेक, बहुत ध्यान से सुनो। वो और मैं तुमसे तुमसे इसका जवाब मांगूंगा, है ना। राजेश जी अभी हाथ नीचे कर ले, मैं जरा इनका जवाब दे। देखो विवेक, एक सेंटेंस है, हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री खड़ी होती है, देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। ये बात, इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है इस लाइन में? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? सर सक्सेसफुल। सर अगेन इट डिपेंड्स, आप देखना क्या चाह रहे हो। अगर मतलब अगर कोई लाइक नहीं गोल नहीं, वो अचीव। वो जैसे जैसे विवेक के लिए, जैसे आपने एवरी अभी विकास एवरी जी के लिए सक्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बताएं आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट एवरी है? हैं? एवरी क्या बोल रहे हैं?
एवरी बोल रहे हैं सर, वो बिहाइंड एवरी एवरी। मैन, एवरी। सर मेरे लिए तो बिहाइंड है। हाँ, बिहाइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सही बात पकड़ी आपने। नायक जी ने भी पकड़ी बिहाइंड बात। तो बिहाइंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो वुमन है ना, उसे मैन बिहाइंड नहीं, फ्रंट पे ढूंढता है। सामने वाली खिड़की में ढूंढता है, सामने वाली सड़क से कार लेके आ रही है तब ढूंढता है ना, बिहाइंड नहीं। क्योंकि बिहाइंड में ना माँ खड़ी होती है। पर आदमी कहाँ पे ढूंढता है? हम्म। पीछे नहीं ढूंढता, आगे ढूंढता है। और इस गलतफहमी में मारा जाता है। क्योंकि बेटे, जब जो काम आएगी ना, वो ममता आएगी। वो एक ऐसा स्वार्थ का रिश्ता है कि जिसको आप जिंदगी में भाव नहीं देते, पर वो आपके साथ हमेशा खड़ी होती है। पहली चीज तो ये है। तो जब मैं एक फेमिनिन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो उस एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ जो आजकल शराब की दुकान पे ज्यादा मिलती है। मैं उस एनर्जी की बात कर रहा हूँ जो एक मदर की एनर्जी है। दूसरी बात, एक चीज आप समझें, जो दूसरा लेसन यहाँ से है कि पूरी न्यूमरोलॉजी में जो हम बात करेंगे ना, वो साइकिक एनर्जी की बात करेंगे। जैसे 2 नंबर की एनर्जी है, वो एक मेल का नंबर भी हो सकता है, एक फीमेल का नंबर भी हो सकता है। बहुत सारे मेल हैं जिनकी साइकिक एनर्जी क्या होती है? फेमिनिन होती है। और बहुत सी फीमेल वैसी हैं जिनकी साइकिक एनर्जी मस्कुलिन होती है। तो यहाँ पे जेंडर की बात नहीं है। ये चीज को समझे आप। ये जेंडर नहीं है, ये साइकिक एनर्जी की बात है। तो इसे हम न्यूमरोलॉजी में ऐसे कहेंगे कि हर आदमी की सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं उसकी इमोशनल पावर होती है ना। आप देखो कि जो आजकल ना हम ईक्यू की बात करते हैं, आईक्यू की बात नहीं करते, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात नहीं करते, इमोशनल क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जितने भी आपके सीईओज हैं या सक्सेसफुल जो लोग हैं, वो इमोशनली बहुत स्ट्रोंग हैं। जो आदमी इमोशनली स्ट्रोंग होगा, जो इमोशनल इंटेलिजेंस जिसमें होती है, वही आदमी सबसे आगे जाता है। तो जो ये 2 नंबर है ना, इमोशनल पावर, यही हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे खड़ी हुई है। तो आपको 2 नंबर की पावर को कैसे यूज करना है, मेन चीज वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है। हाँ जी, सुहास जी बताइए। सर जी, यहाँ पे आपने एक स्लाइड थी जहाँ पे नंबर्स इन आवर लाइफ में मेंशन किया था आपने। तो जी। वहां पे आपने ऐसा कहा था कि कुछ नंबर आपके मतलब बिना जाने आपके लाइफ में आए हैं, उनका उतना इफेक्ट नहीं होता। तो जैसे अभी जब फोन नंबर लिए थे मैंने, तब तो मुझे ये सब पता नहीं था। तो उसका हम्म। उन नंबर्स का लाइफ में मेरे इम्पैक्ट कैसे होगा, या इम्पैक्ट करेगी या नहीं करेंगे? क्या चीज? फोन नंबर? मतलब सेल नंबर, हाँ, मोबाइल नंबर। नहीं नहीं, वो इनडायरेक्ट नंबर का मतलब मोबाइल नंबर से नहीं था। वो इनडायरेक्ट नंबर का मतलब, देखो सुहास जी, इनडायरेक्ट का मतलब बताता हूँ मैं। आपका कनेक्शन कहीं जुड़ गया। कनेक्शन माँ से जुड़ गया, पत्नी से जुड़ गया, पिता से जुड़ गया, भाई बहन से जुड़ गया, या गलती से पड़ोसन से जुड़ गया। तो जिससे आपका कनेक्शन जुड़ गया ना, उसके नंबर आपकी लाइफ में काम करने लगते हैं। तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि ना, हम वाइफ के नंबर को बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं लाइफ में। बट अगर उनकी जो केमिस्ट्री अच्छी नहीं है ना, अगर उन दोनों के बीच में प्रेम का रिश्ता नहीं है, तो वो नंबर उनके नहीं काम करते हैं। वो तो जिस आदमी को आपकी परवाह है, जिससे आपका कनेक्शन जुड़ा है, उसी के नंबर काम करते हैं। उस इनडायरेक्ट की बात कर रहा था मैं। मोबाइल नंबर तो डायरेक्ट ही है। ठीक है। ओके, ओके, ओके। जी जी, सर मेरा सलमान साहब। एक क्वेश्चन था। हाँ, सलमान साहब बताइए। सर ये जो नंबर है जी, 1 to 9 नंबर है, इनके वाइब्रेशंस हमको क्लियर है, इनके इफेक्ट्स हमें क्लियर है, राइट। और इनकी कनेक्टिविटी जो प्लैनेट्स से है ना, वो हमें क्लियर, राइट। बट आउट ऑफ दैट, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, प्लीज, बहुत बढ़िया से आ रही ओके। हाँ, बट आउट ऑफ दीज, जो और दूसरे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, मिल्की वेज हैं, ठीक है, उनके जो वाइब्रेशन है, ठीक है, क्या वो हमें इम्पैक्ट करते हैं, और करते हैं तो किस सेंस पे करते हैं, या हम उसको कहीं आइडेंटिफाई कर पाए? है। हाँ नहीं, ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल है सलमान जी। वो आपको इम्पेक्ट करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। मगर क्या है कि मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि एक प्लेनेट है जिसकी एनर्जी आपको आती है, मतलब बाहर का है, गैलेक्सीज के बियॉन्ड आती है, उसकी एनर्जी आती है 1356।
अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली आपको 1 to 9 नंबर ही मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के जो भी स्टार्स हैं या जो भी गैलेक्सीज हैं, उनकी जो लाइट यहाँ पे आती है वो बड़ी स्लो आती है, बहुत कम आती है। तो उसे हम हार्मोनिक्स की तरह कंसिडर करते हैं। तो जो हार्मोनिक्स का जो इफेक्ट होता है हाइयर एनर्जी का, वो बहुत ज्यादा हमारी एनर्जी पे डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट तो हम 1 और 9 को ही लेते हैं, या फिर हम उन्हें कर लें कि उन सबको समराइज करके फिर से हम उसे 1 9 में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोई नंबर कितना भी बड़ा हो चाहे, वो अल्टीमेटली 1 से 9 के बीच में ही आ जाता है। तो वो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है नहीं। जैसे आपको रात में तारा दिखाई देता है, मगर उसकी लाइट में आप रास्ता नहीं देख सकते, तो उसको हाँ जी। प्रोमिनेंट नहीं मानते हैं, मगर वो है, डेफिनेटली है। मैं आपको बताऊं, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है बॉडी का, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पाए गए हैं, वो जो बर्निंग स्टार्स होते हैं ना, उनकी जो राख में यहाँ से 100 लाइट ईयर दूर जो प्लेनेट है, उनका भी अंश हमारे अंदर पाया गया है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस कॉस्मोस की हर चीज का इफेक्ट हमारे ऊपर है, मगर वो विजिबल नहीं है। विजिबल हमारा यही है जो हमको दिखाई देता है। जी मनीष जी बताइए। ठीक है, थैंक यू। गुरु जी, आपने कहा था कि जो इनडायरेक्ट नंबर हमारी लाइफ में आते हैं, चाहे वो हमारी मदर से आए या हमारे वाइफ से आए, उनके जो नंबर जिनकी हमारे मान लीजिए ग्रिड के अंदर स्कैर्सिटी है, वो उतने ही इफेक्टिव रह पाते हैं कि उनको फिल करने में? नहीं, वो इफेक्टिव नहीं रह पाते। वो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपको हॉस्पिटल में रहने पे कोई ब्लड डोनेट कर देता है ना, या आपका सिलेंडर खत्म हो गया तो एक दिन के लिए सिलेंडर दे दिया। वो सर्वाइवल के लिए होते हैं, 10%, 15%, 20% आपकी लाइफ में काम करते हैं, इससे ज्यादा काम नहीं करते। वाइफ के करते हैं या बिजनेस पार्टनर के करते हैं। जब आप किसी कुछ कॉमन हो जाते हैं ना, देखिए आपकी वाइफ के साथ बच्चे कॉमन हो गए, घर कॉमन हो गया, पेरेंट्स कॉमन हो गए, आप दोनों अपने पेरेंट्स को मम्मी पापा ही बोलते हो ना, बच्चों को बच्चे ही बोलते हो। ऐसे बिजनेस पार्टनर का होता है, दोनों के हित जुड़ जाते हैं आपस में। बिजनेस पार्टनर का, फैक्ट्री दोनों मालिक हो गए, प्रोडक्ट दोनों की हो गई, तो वहां पे नंबर 90% तक चले जाते हैं, बाकी जगह पे 10-20% ही रहते हैं। गुरुजी। ठीक है। हाँ। हाँ, एक क्वेश्चन था। लुसु ग्रिड में आपका 1 से लेकर 9 तक अपना अपना खुद का जगह होता है, ठीक है। तो ये डिसाइड कैसे हुआ कि 5 को सेंटर में ही बैठना है, 7 को इधर ही बैठना है? नहीं नहीं, वो हमने नहीं बनाया। वो तो कहते हैं कि कोई ऋषि थे, जल प्रलय के टाइम पे उन्हें कछुए की पीठ बना हुआ ये दिखा था। इसके अलावा जब भी आप नंबर को बैठाते हैं ना, जैसे वैदिक ग्रिड में बैठाते हैं, तो टोटल 15 नहीं आता। हाँ। सारी रो एंड कॉलम का 15 नहीं आता, तो वो नंबर, इसके अलावा आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में नंबर को रख लो, आप लोशो ग्रिड बना ही नहीं सकते। मतलब ये पहले से ही, मतलब कहीं पर ना कहीं तो लिखा हुआ होगा ना, जे ऐसे ऐसे ही बनाना है। नहीं नहीं, इस काइंड ऑफ पजल ना, अगर सुडोकू आप रखेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए, आप 7 और 1 को इंटरचेंज करके देखो, सम 15 नहीं आएगा। आप इसमें इधर उधर कर ही नहीं सकते। ओके। हाँ, थैंक यू। वो ये यूनिक कॉम्बिनेशन है, आउट ऑफ 1000 कॉम्बिनेशन, जिसमें कॉलम, रो और डायगोनल सबका जो सम है वो 15 आता है। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ओके गुरुजी। जी जी। हाँ जी, सबसे प्रशांत बताएं। प्रशांत कुछ पूछ रहे हैं। यस सर, जब अभी हमने कंपैटिबिलिटी की बात की और लास्टली जो हम 9 नंबर को डिस्कस कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि 8 और 9 की आपस में इतनी कंपैटिबिलिटी नहीं होती। बट हमने एक जगह ये भी देखा कि 7 और 8 को 9 कंट्रोल करता है, और फिर हमने ये भी कहा कि 6 और 9 की इतनी नहीं बनती, बट 3, 6 और 9 एक फैमिली है। तो वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा लगा, तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? तो कंट्रोल करना और कनेक्शन होना अलग बात है। आप देखो, आप अपने ऑफिस में इतने लोगों को कंट्रोल करते हो, सब आपसे प्यार थोड़ी ना करते हैं। एक बच्चा है जो पेरेंट्स की बड़ी इज्जत करता है, एक बच्चा है जो पेरेंट्स को अपना भगवान मानता है, दूसरा शराब पी के कहता है तूने मेरे लिए क्या किया। मतलब पर वो बच्चे दोनों हैं ना उसके। तो ऐसे
कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है, देखो एक चीज बताता हूँ आपको ना, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कॉम्पेटिबिलिटी है ना, आपके घर में आपका एक फ्रेंड मिलने आया आपसे, आपने सुबह से शाम तक बैठ के उससे बात की, ये कॉम्पेटिबिलिटी हो गई। पर आपके ऑफिस में एक आदमी है जिसकी शक्ल देख के आपको चिढ़ होती है, पर आप ये देखते हो कि जिस दिन वो आपके ऑफिस में लेफ्ट साइड में आके बैठता है, आपके आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है, आपने नोट किया तो लकी हो गया आपके लिए। तो लकी होना, कॉम्पेटेबल होना, कंट्रोल करना, इन चीजों में ना हमें डिफरेंशिएशन पता करना पड़ेगा। ये चीजें ना अलग अलग होती हैं, ये सब एक चीजें नहीं होती है। आप जिसे कंट्रोल करते हो उससे मधुर ही रिश्ता होगा आपका, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। और सर ये सन साइंस का भी आपने बोला कि अफेक्ट होता है, तो उनको हम नंबर कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो सन साइंस 1 to 12 चले जाते हैं, राइट? ये 1 to 12 नहीं चले जाते, 9 के बियॉन्ड कोई नंबर नहीं होता, 12 तो वन या प्लस वो टू तो 3 है ना। या वो आपके चार्ट से समझ में आ गया था कि जब आपने प्लैनेट्स के चार्ट दिखाए थे, तो मरकरी के ये दो सन साइंस हो जाएंगे एज पर दैट, और आई थिंक फिर वो नंबर उसको मरकरी का जाएगा। नहीं नहीं नहीं, प्लेनेट तो 9 ही रहेंगे ना। राइट। तो 9 रहेंगे तो नंबर ना वहां से लोगे आप, न्यूमरोलॉजी से, उसकी क्लास होगी अलग से, वो बता देंगे। ओके। जी सुभाष जी बताइए। सर जी, ये स्पेसिफिक टू मोबाइल नंबर है। जैसे अभी एक मोबाइल नंबर हम एक ही नाम से अलग अलग घर में ले लेते हैं, जैसे कॉर्पोरेट प्लान्स होते हैं तो ले लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर की एनर्जी उस बंदे से रिलेट होती है, या जिसके नाम पे ऐसे होता है? वो मतलब जो, किसी से रिलेट नहीं होती, सरकारी चीज है वो। जो चीज आपके नाम पे है, आप यूज करते हैं, उससे रिलेट होती है एनर्जी। अच्छा, मतलब मेरे नाम से मेरे मम्मी फोन यूज कर रही है, मतलब तीन हम कनेक्शन, तो उस पर्टिकुलर मोबाइल की नंबर की एनर्जी किसको होगी, मतलब मुझे मिलेगी या ऐसे? देखिए, जो नंबर 24 घंटे आपके साथ रहता है और आपके ऑफिस का नंबर नहीं है, और आपका पर्सनल नंबर है, जिसे आपको कल किसी को हैंड ओवर नहीं करना है, जिसे आप चाहो तो सिम तोड़ के फेंक सकते हो, उस नंबर की एनर्जी आपके लिए काम करेगी, चाहे वो किसी के नाम पे भी हो। ओके। जो नंबर एक पोर्टफोलियो में मिला है, जो एक दिन आपको वापस करना पड़ेगा नौकरी छोड़ने के टाइम पे, वो आपका है नहीं। ओके। ओके। है ना, अगर आपके नंबर से, नाम से नंबर है और मदर यूज कर रही है, तो मदर पे काम करेगा वो नंबर। क्योंकि आप ये थोड़ी ना कहने जाओगे कि मेरे नाम पे है, मेरा वापस करो। राइट, राइट। जी जी। हाँ जी। ठीक है फिर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, बताइए बताइए। जी सर, क्वेश्चन नहीं कहना चाहिए, जिज्ञासा कहना चाहिए सर। जी मोहिनी जी। जी सर। सर वो नंबर को अरेंज करने के लिए है कि जैसे अब मतलब अलग अलग लाइफ की स्टेजेस में हमारा अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं, तो मतलब हम उसको ऐसे देखते हैं सर एज के हिसाब से, या मतलब क्योंकि कॉन्शियसली हम डिसाइड कर रहे हैं सर वो। देखिए, वो एक्चुअली उसकी उसका यूज क्या है मोहिनी जी, यूज उसका ये है कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है ना, आप जी जी। न्यूमरोलॉजिस्ट एडवांस कोर्स कर रहे हो, जी तो आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ ली, आपने उसका चार्ट बनाया, आपने उसका CNDN भाग्यांक मूलांक निकाल लिया। जी। जी अब वो कोई समस्या लेके आया है आपके पास, समस्या जी। लेके आया है, तो आप उसको पहले बैठा के 15 मिनट उन नंबर्स की एनर्जीज के बारे में बताते हो। फिर उसको हम्म बोलते हो भाई इसे अरेंज कर दे। अरेंज हम्म करने से आपको उसके सबकॉन्शियस का पैटर्न पता चलता है। हम्म तो सबकॉन्शियस का जब पैटर्न पता चलता है, आप देखोगे कि भाई इसका जो है कोड नंबर तो है 1, हम्म और ये प्रायोरिटी इसकी 8 बनी हुई है। हम्म, तो आपको जो कन्फ्लिक्ट है ना वहां पे उसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच में, उसकी बैठ के जी काउंसलिंग करनी है कि तूने सोसाइटी के बेस पे, एनवायरनमेंट के बेस पे, सरकमटेंसेस के बेस पे, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज के बेस पे तो नहीं तूने 8 नंबर की एनर्जी को पहले नंबर पे ले लिया। क्योंकि तेरे नंबर तो कहते हैं कि तेरी प्रायोरिटी 1 नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा। वहां पे आपको चीजों को समझने में पता चलता है, या किसी और की एनर्जी तो इसके साथ काम नहीं कर रही है। तो सबकॉन्शियस के सिग्नेचर हैं बेसिकली वो सीक्वेंस।
जी। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि परसों वो क्या सोच रहा था और आने वाले टाइम में वो क्या हाँ, मेरा सोचेगा। बस यही जिज्ञासा थी वो कि क्या करंट स्टेट बताएगा वो, क्या बस, हमेशा की मतलब माइंड बताएगा। नहीं नहीं नहीं, आज की तारीख में। अच्छा मान अच्छा अच्छा। लीजिए आपने मुझे कुछ सीक्वेंस बताया और मैंने कहा मोहिनी जी मुझे लग रहा है कि आपने 2 नंबर को बहुत लास्ट में रखा है जी। ना। हाँ। इमोशंस अगर हमारी लाइफ में नहीं होंगी तो हम रोबोट ही बन जाएंगे ना। तो हम्म आपकी बात समझ में आ गई, आपने अपनी प्रायोरिटी चेंज कर ली, तो वो तो बहुत हम्म सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बट आप मेरे पास किस मेंटल स्टेट में आए हो वो जानने हम्म के लिए तो सीक्वेंस हम्म, पूछ। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। जी जी जी। तो और कोई प्रश्न ना सर, हो तो जी हाँ एक मेरा सलमान। छोटा सा रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चन। हम्म, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जैसे प्रायोरिटी वाला एक हमने किया है, उसमें कंफ्यूजन कई बार इतनी हो जाती है कि प्रायोरिटी नंबर 3 है, 1 है, 5 है, उसको लेकर वो क्लैरिटी नहीं आ रही है। कौन सा नंबर? अभी हम लोगों ने जो प्रायोरिटी अरेंज की थी, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जो नंबर, हाँ जी हाँ जी। करेक्ट, तो उसमें कई जगह बहुत सारा कंफ्यूजन रहा कि ये प्रायोरिटी है या ये होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ इससे? देखिए मैं आपको बताता हूँ सलमान जी, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना, जो इंटेलेक्चुअल लोग हम्म होते हैं, एयर एलिमेंट वाले लोग होते हैं, उनको क्लैरिटी की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। हम्म आप उनसे कोई डिसीजन कोई पूछिए कोई भी बात, है ना, तो वो यस नो हम्म में जवाब नहीं देते। उनका हम्म सबसे पहला आंसर होता है डिपेंड करता है। तो हम्म वो इंटेलिजेंट आदमी के साथ एयर एलिमेंट के साथ एक समस्या है कि उसको उलझन है, वो नहीं दिखाएगा। पर जो आदमी बहुत बेसिक है, जो मूल चक्र पे काम कर रहा है, जिसका पृथ्वी हम्म, एलिमेंट है, वो आपको सब चीजें डिजिटल में बताएगा, यस और नो। ये आदमी मुझे पसंद है, ये नहीं है, ये खाना मुझे पसंद है, ये नहीं है, ये मैं करना चाहता हूँ, ये नहीं करेक्ट करना चाहता। करेक्ट करेक्ट। पर जैसे ही आपकी एनर्जी हायर चक्राज पे जाती है ना, क्लैरिटी आपकी खो हम्म जाती है, हो जाती है। तो मैं मतलब ये मान के चलता हूँ कि हम्म जीनियस पर्सन, तो आपको नहीं क्लैरिटी आ रही है। बट कई बार ना हम ऐसी हम लोगों को पजल मिलते हैं जिसमें हमें चारों ही ऑप्शन गलत नजर आ रहे होते हैं। मगर उन चारों में से भी सर हमें बोला था कि प्रायोरिटी बनाओ, तो थोड़ा सा कुछ चीजें जैसे कुछ पजल होता है ना, तुम्हें कुछ दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, तो इसे 10 मिनट ध्यान से देखो, 10 मिनट बाद उसमें एक शेप दिखने लगती है हमें, है ना। हम्म ऐसे ही ना, इसको 10 मिनट बैठ के जब आप सोचेंगे तो कुछ ना कुछ 2% 4% की कोई ना कोई चीज आएगी। बाकी एलिमेंट ऐसा नहीं करते हैं, वाटर एलिमेंट कभी नहीं काटेगा, पर एयर एलिमेंट पूरी रात में 4 बार उस पोलैरिटी को काट काट के एक एरो ऊपर लगाएगा, फिर एक नीचे लगाएगा, फिर आंख बंद करके लेटेगा, फिर उसे नींद नहीं आएगी, फिर लाइट जलाएगा, फिर पोलैरिटी को चेंज करेगा। वो जो एक एक चीज है ना, वो एयर एलिमेंट की, आप उसे कमी नहीं कह सकते, तो उसकी खासियत है, ऐसे ही काम करता है। तो जितने इनोवेशन है, नई नई चीजें हैं, वो एयर एलिमेंट। मोमेंटम जो है उसका। तो इसे कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माई साइड, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू थैंक ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। यू। ना आई डिड बट स्टिल स्टिल आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट। थैंक यू। वो हमेशा रहेगी, और आप क्या ना, वही तो आपका जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट सर गुरु जी, बट एक्चुअली सर तो मेरा इसमें तो जो बहुत वो है कंफ्यूजन। है जी। मेरा जो एलिमेंट है, मेरा ख्याल है वाटर एलिमेंट है। वाटर आपका सेकेंडरी एलिमेंट है, आप मेरा ख्याल बेसिकली एयर एलिमेंट हो। इसलिए भी एयर एलिमेंट हो कि वाटर एलिमेंट के ना क्या होता है, वाटर एलिमेंट वाला वो हर चीज में इमोशंस को ले आता है। आप जो है, अगर दोस्ती दुश्मनी बहुत क्लियर नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते हैं कि किसी आदमी से आपकी खुंदक होगी तो आप उससे नहीं ही बात करोगे, ऐसा नहीं है। एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप चीजों को हैंडल कर लेते हो अल्टीमेटली, और लोगों को आप माफ भी कर देते हो कि ठीक है, कल हम एक डिस्कशन में थे, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, और देयर वाज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट स्टिल वी कैन बी ना हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर। वाटर एलिमेंट ऐसा नहीं करता है। उसको पार्टी में अगर उसकी साड़ी की तारीफ किसी ने नहीं करी, तो फिर पार्टी उसके लिए खराब है। अगर वो आदमी गया और एक आदमी ने उसको हाय हेलो नहीं करी, वो बोलेगा इस आदमी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, अपने घर पे रखा इसको 15 दिन, इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा। ये वाटर एलिमेंट का एट्रीब्यूट है। तो वाटर एलिमेंट के ना सारे करेक्ट। सब रूटीन पास्ट में जाते हैं, सारे वो हमेशा बात करेगा, और वो ऐसे बात करता है पास्ट की, ऐसे बात करता है जैसे अभी हुई हो। और एयर एलिमेंट सोचता है मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, ये कौन सी बात कर रहा है। वो आपको ऐसे बता देगा, पास्ट में पूरी घटना आपको खड़ी कर देगा आपके सामने, और एयर एलिमेंट अपना सर पकड़ लेगा, बोलेगा भाई बाद में बात करेंगे, भाई गलती हो गई, सॉरी। एयर एलिमेंट को दोस्ती दुश्मनी भी याद नहीं रहती।
बट हम सब का ना किसी का भी क्लियर एलिमेंट नहीं होता, प्राइमरी सेकेंडरी एलिमेंट होता है, ये अमलगमेशन ऑफ द एलिमेंट्स एक्चुअली, तो किसी का नहीं होता है वो। करेक्ट। तो सर ऑन ऑन लाइटर नोट, जितनी भी महिलाएं हैं, वाइफ्स है, वो सारी एयर एलिमेंट है और सारे पुरुष जो भी हैं वो वाटर एलिमेंट है। नहीं नहीं, महिलाएं नॉर्मली वाटर एलिमेंट होती हैं। वो आपको आज ना शादी के 20 साल बाद भी हाँ। ताना मार देंगी कि जब तुम मुझे लेके आ रहे थे तो हम्म। तुम्हारे घर में फलानी चीज, फलानी तुम्हारी बुआ ने और बहन ने मुझे ऐसा बोला था। और आप बिल्कुल। बोलोगे यार मुझे तो बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है। और वो बोलेगी हाँ तुम्हें क्यों याद होगा, तुम्हें तो याद होगा ही, तुम तो इतने बेखबर मुझसे रहते, तुम्हें याद करने की क्या जरूरत है। और वो नहीं सोच रही कि तुम्हारा ब्रेन का कॉन्फ़िगरेशन वैसा है, तुम्हारा एलिमेंट है यार, है भाई, तुम्हें तुम्हारी भूलना ही पावर है। तुम तो किसी को डांट के ये भी भूल जाते हो, कोई डांट के तुम्हारे ऑफिस में आया कि हाँ क्या बात है, तूने मुंह भी चढ़ा रखा है कि सर मेरी लड़ाई हुई है थोड़ी देर पहले आपसे, अरे यार मैं तो भूल गया कि एक लड़ाई हुई है तुमसे। ये एयर एलिमेंट होता है। जी। ठीक है, चलिए एलिमेंट गुरु जी। की अलग से पूरा कोर्स है, तो आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों को, अगर इंटरेस्टेड हो। गुरु जी फायर एलिमेंट पे भी। जी सर, जी कर हाँ, जी हाँ दीजिए। सर, गुरु जी शेयर हाँ कर जी, दीजिए हाँ कर प्लीज। देंगे जी कर सर, देंगे। जी जी जी, थैंक यू मनीष जी सर, बताएं। थैंक मैं ये कह रहा था जैसे हमने वाटर और ये एयर एलिमेंट डिस्कस किया अभी, तो फायर एलिमेंट के भी क्या ट्रेट रहते हैं? जैसे जैसे वाटर एलिमेंट वाले तो मतलब फायर रिमोट एलिमेंट होते वाला, हैं। देखो फायर एलिमेंट वाले की दो तीन चीजें हैं। एक तो ना जब उसकी जो सेक्रेटरी होती है या कोई भी उसको ना बहुत डिटेल में चीजें बताते हैं ना, तो वो परेशान हो जाता है, उसको बॉटम लाइन फर्स्ट चाहिए। वो बोलता है यार कहना क्या चाह रहे हो, शॉर्ट में बोलो। ठीक है, पर हम्म। वो वाटर को तो पूरे दिन की कहानी सुनानी है ना, उसको तो बात करना अच्छा लग रहा है ना आपको। जो फायर है वो बोलेगा यार तुम्हारी समस्या क्या है, सोल्यूशन क्या चाहिए हम्म। तुमको, क्या चाहते हो, मतलब क्या समाधान है। उसको समाधान चाहिए नहीं, और हमेशा हमेशा हम्म। फायर को सॉल्यूशन चाहिए होता है। वो बोलता है व्हाट आई कैन डू फॉर यू। दूसरे क्या होता है फायर का, फायर जब किसी पार्टी में जाता है, जैसे किसी पार्टी में गया फायर, वो ढूंढता है अरे डीजे कहाँ बज रहा है यार, मस्ती कहाँ पे हो रही है, तो वो जाके डीजे पे माइक वाइक लेके डांस करना शुरू करेगा। बट उसको अप्रूवल चाहिए होता है, मतलब अटेंशन सीकर होता है वो। अगर लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो ऐसे फेंक फाक के चल देता है, सब बेबोर लोग हैं यहाँ पे, मेरे को नहीं करनी है पार्टी, और वहां से निकल लेगा फिर। फायर को हमेशा ना एक फायर चाहिए होती है, एक रिकग्निशन चाहिए होता है। वो शांति से नहीं बैठ सकता, वो जब तक लोग उसको। अच्छा, फायर के साथ एक अच्छी बात क्या होती है, जो भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, जिनमें 200 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसको फायर वाला ही संभाल सकता है। फायर के साथ क्या है, अगर लाला जी ने फायर को ये बोल दिया कि तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही इसे कर सकता है और तू ही मेरा सब कुछ है, तो फिर आप बाकी लोग सब जाके क्लब में एंजॉय कर रहे हैं, ये जंगल में अकेला खड़ा होकर प्रोजेक्ट बनवाता रहता है। अप्रिसिएशन पे काम करता है फायर। ठीक है, मगर एप्रिसिएशन आपने किया नहीं तो उसका दिल टूट जाता है, फिर फायर का बहुत जल्दी। ठीक है, ये फायर के ट्रेट होते हैं। ओके, गुरु जी। आपका आपका माइक बंद है मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरु जी मैं अच्छा। ये कह रहा था कि जैसे एक इंसान के अंदर ये सारे एलिमेंट भी टाइम टू टाइम आ सकते हैं। नहीं ये देखिए, हर आदमी के अंदर सारे एलिमेंट होते हैं, मगर उसका जो कोर एलिमेंट होता है वो कभी चेंज नहीं होता। ओके। ये बात सही है कि उम्र के साथ उसका डोमिनेटिंग एलिमेंट हावी होने लगता है, मगर मान लो किसी ने कॉलेज के टाइम पे बड़े झगड़े किए, तो वो आपको अब कॉर्पोरेट कल्चर में बड़ा कूल नजर आएगा। तो आपको लगेगा यार ये तो ये वही है, कॉलेज में जो झगड़े वगड़े करता था, बट उसका रेफरेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया है, वो अभी भी मार कर देगा, पर उस चीज के लिए नहीं करेगा जिसके लिए कॉलेज में करता था। पर जब टाइम आएगा ना तो उसके अंदर का वो आदमी निकल जरूर आएगा। ये अलग बात है कि रेफरेंस बहुत ऊपर चला गया, तो एलिमेंट कभी नहीं बदलते, एक्सपीरियंस के बेस पे हम उन्हें दबा देते हैं। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी। जी, कुछ कह रहे हैं राजेश जी? हाँ जी हाँ, जी हाँ गुरु जी। गुरु जी, एक क्वेरी था। जो गुरु जी, ये लोसो ब्रिज जो बताया आपने कि हर तरफ से अगर हम लोग उसको एडिशन करते हैं तो 15 आए, जो सामने से 15 आता है गुरु जी। तो अगर ये जो 15 है, ये गुरु जी मीन्स ये 15 पे ही अगर हम लोग जो जो ग्रिड में हम लोग उसको नंबर को बिठाते हैं 1 से 9 तक, तो 15 में ही ये मीन्स आता है, या अलग कुछ नंबर नहीं है तो 15 में ही वो आता है, मतलब उसका टोटल करने पर।
सब मिला के अगर सब इक्वल साइड से अगर 15 होगा, इसके रिगार्डिंग आया या कुछ अलग, और कुछ अलग नहीं इसका नहीं बारे में नहीं, मुझे? वो बस एक ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन है उसकी सिमेट्री को बताने के लिए कि वो बहुत सिमेट्रिकल है, वरना उस 15 का कोई और मतलब नहीं है। सर जी अंजना जी धन्यवाद। बताया। सर ये जो नंबर्स पे हम प्रायोरिटाइज करते हैं, इसमें हमें फर्स्ट मतलब 2 या 3 तक तो ठीक है हमारा, मतलब हम कर पाते हैं। उसके बाद आगे जो है वो तो सारे ही लगता है कि सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको प्रायोरिटाइज करना बड़ा मुश्किल, कंफ्यूजन होती है उसमें। 21 मिनट मेडिटेशन करें ये मॉर्निंग भी में बैठ के पहले, फिर आएगी क्लैरिटी। अच्छा क्योंकि उसमें लगता है ये भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। आवाज कम करे। तो वो एक तरीके थैंक से सुडोकू है ना आपके लिए, है ना। वो कई बार देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो भी लोग वो सक्सेसफुल होते हैं ना लाइफ में, उन्हें क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत होती है। उनके गोल्स रिटन में होते हैं, उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या करना है, हर चीज बहुत ही सीक्वेंस में होती है। हम लोग जो होते हैं ना, हमारी चीजें वेग हैं दिमाग में, बहुत ज्यादा वेग हैं, तो इसलिए हम मीडियोकर्स हैं बेसिकली। तो अपने बच्चों को हमें सिखाना है लाइफ में कि क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर लेवल पे हमें होना चाहिए और बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। तो वो क्लैरिटी आपको लानी है अंजना जी। मेडिटेशन में बैठिए, कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, वो दिखने लगेगा आपको। जब बारिश हो जाती है तो 100 किलोमीटर दूर से भी पहाड़ दिख जाता है ना, छट जाती है धूल। तो वो क्लैरिटी ऑफ माइंड हम सबको लाना है, और आप देखेंगे कि धीरे 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 चीजें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, जी जी सर, चलिए थैंक फिर यू सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। नमस्कार। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद धन्यवाद, गुरु जी। थैंक यू सर। नमस्कार सबको।